अस्सलामुअलैकुम, मंडे मुबारक। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं महक असलम। तो जनाब आज हफ्ते का यानी काम वाले हफ्ते का पहला रोज़ है। जब आपसे लोग पूछे कि आज जुम्मा है तो आप उनसे कहेंगे नहीं आज मंडे है, अभी जुम्मा में बहुत टाइम है। हंस इसलिए रहे इनकी बात खुल के सामने आई क्योंकि अभी मुझसे पूछे थे कि आज जुम्मा, तो मैंने कहा नहीं आज मंडे मुबारक आपने कहना है। तो बहुत ज़्यादा मुबारक खबरें आज हम आपको देंगे। पहली खबर जो हम टॉप स्टोरीज अपनी बताते हैं उसमें पहली खबर आपके लिए ये है कि नए पाकिस्तान में आम आदमी अब किराए के मकान में नहीं बल्कि अपने घर में रह सकेगा। जी हाँ, अपनी छत होगी, उसको किराया नहीं देना पड़ेगा। कर्ज के लिए बैंक हर तरह की सहूलत फराहम कर रहा है। शरह सूद में कमी होगी और इसमें क्या क्या शराइत रखी गई हैं, आज अपने प्रोग्राम में इसी मौजू पर हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। जब बात हम कर रहे हैं नया पाकिस्तान की और ऐसे में हर शख्स का ख्वाब पूरा होने की, उसमें ये सवाल भी उठाएंगे कि ये आम आदमी कौन होता है, आम आदमी की डेफिनेशन क्या होती है, जो एप्लीकेशन लेकर जाता है एक्सेप्ट कैसे होती है, रिजेक्ट होने की वजह क्या होती है, इस सारे मामले पर बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम और बड़ा मामला ये है, कोविड फैल रहा है क्योंकि एसओपीज़ पर अमल दरामद नहीं हो रहा, बेकाबू हो रहा है कोरोना। और लाहौर में अगर हम देखें तो कोरोना के रिकॉर्ड 1725 केसेस सामने आए हैं और 39 हलाकतों ने इंतज़ामिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया। कहा यह जा रहा है कि आज रिकमेंड किया जाएगा एनसीओसी की मीटिंग में कि लाहौर में हो मुकम्मल लॉकडाउन। जी हाँ, ये तजवीज़ दी जाएगी। अब देखना ये कि इस पर कितना अमल दरामद होता है, क्योंकि लाहौर के 4 बड़े अस्पताल जहाँ पर वेंटिलेटर्स खाली नहीं है। अब अगर कोई ऐसा शख्स या मरीज आता है जिसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है तो उसके साथ क्या होगा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि बराहे मेहरबानी एहतियात कीजिए। शादी हॉल, रेस्टोरेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद रखने की आज सिफारिश की जाएगी। पूरे मुल्क की सूरत हाल कुछ देर में हम आपको दिखाएंगे क्या है। पूरे पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ इस वक्त कोविड-19 के हवाले से क्या सिचुएशन है। आगे बढ़ते हैं जनाब, एक अच्छी खबर ये है पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए कि इस साल रमज़ानुल मुबारक में चीज़ें नहीं सस्ती हो रही, आप उम्रे की अदायगी कर सकेंगे। सऊदी हुकाम ने सख्त एसओपीज़ का ऐलान कर दिया है। मताफ में पहली कतार में बुजुर्ग और माजूरों के लिए जगह होगी, वो वहाँ पर मौजूद होंगे और मताफ में नमाज की इजाज़त नहीं होगी, सिर्फ तवाफ़ किया जा सकेगा। तवाफ़ के बाद 2 रकात नवाफिल पहली मंजिल पर अदा की जा सकेंगी। नमाज और नफली जो इबादतें हैं वो बैरूनी सहन में पहली मंजिल और छत पर अदा की जा सकेगी। खाना काबा और हजर अस्वद को छूने की इजाज़त नहीं दी गई। जब वहाँ पर पहुँचते हैं मताफ में तो ख्वाहिश यही होती है कि बस जाएं, गिड़गिड़ा कर रोएं, किस्वा काबा यानी जो गिलाफ काबा है उसको चूम कर उससे लिपट कर दुआएं मांग सकें। इसी तरह से जो हजर अस्वद है उसको बोसा देने की भी ज़ाहिर ख्वाहिश होती है, लेकिन फ़िलहाल ड्यू टू कोविड-19 इस पर पाबंदी है। अब जब हम बात करें उम्रे की इजाज़त की, ऐसे में ये भी आगे चलकर हम ज़रूर देखेंगे कि इस साल अगर एक पाकिस्तानी उम्रे पर जाता है तो वो कितने पैसों में जा पाएगा। चूँकि ख़बरें ये भी हैं कि हज से मुताल्लिक जो कैलकुलेशंस हो रही हैं वो 7 लाख तक एक शख्स का हज जो है वो हो सकता है। तो उम्रे पर देखते हैं कि कितना ख़र्च एक पाकिस्तानी का आ सकता है, लेकिन ख़र्च अपनी जगह, बस बुलावा आ जाए तो सबब बन ही जाता है। बढ़ते हैं आगे। आज शब बारात इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। अहले ईमान नवाफिल अदा करेंगे, गिड़गिड़ा कर अपने रब के हुजूर अपने गुनाहों और ख़ताओं की माफ़ी तलब करेंगे। उलमा कराम ने कहा है कि इबादत के दौरान ये याद रखें कि अल्लाह ताला से ये दुआ भी करनी है कि या अल्लाह हमें इस कोरोना की वबा से महफूज रख, या अल्लाह इस सूरत हाल से हमें निजात दिला। गिड़गिड़ा कर ये खुसूसी दुआ आज हम सबको लाजमी करनी है। ये जो कर्ब है ना, बस इससे पूरी दुनिया मुसलमान जहाँ जहाँ इंसान बस रहे हैं, बस वो इस कर्ब से निकल आए जो मुब्तला इस कर्ब में। आगे बढ़ते हैं जनाब, स्याफॉर्म जॉर्ज फ्लाइट के कत्ल केस की समाअत आज बराह रास्त होगी। अमरीकी स्याफॉर्म शहरी जॉर्ज फ्लाइट के कत्ल के मुलजिम पुलिस ऑफिसर जो हैं आज उनसे मुतालिक अदालत फैसला देगी। वहाँ की जो आला अदालत है उससे मुतालिक जब वो फैसला दिया जाएगा तो अदालती समाअत बराह रास्त टीवी चैनल्स पर नशर की जाएगी। हमें याद होना चाहिए कि किस कदर हंगामे फूट पड़े थे जब ये कत्ल हुआ था और उसके बाद अमेरिका में जो कि जमहूरियत की दावेदार हमें नज़र आती है, वहाँ पर लोग नस्ली तासुब के ख़िलाफ़ जिस तरह सड़कों पर निकले, जिस तरह उन्होंने एहतजाज किया, ना सिर्फ तब बल्कि हमने कल भी देखा कि न्यूयॉर्क की सड़कों पर किस तरह एहतजाज हो रहा था। तो आज देखना ये है कि अमेरिका की आला जो अदालत है वो क्या फ़ैसला देती है। आगे बढ़ते हैं जनाब, जब हम बात करते हैं अक़लियत की तो हमारा तो मुल्क ऐसा है जनाब कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अक़लियती बिरादरी है वो चाहे हिंदू है चाहे मसीही बिरादरी
दी है, उन्हें हर तरह से आज़ादी है। कल जनाब हिंदू मज़हब के पैरोकार रंगों का त्यौहार यानी होली मना रहे थे और जो दूसरी जानी मसीही बिरादरी है वो पाम संडे मना रहे थे। तो दोनों को अपनी अपनी आज़ादी हासिल है और यही हमारे मुल्क की खूबसूरती है। हम एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी पर बिलीव रखते हैं और इसी की तरवीज करने की हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे झंडे में सफ़ेद रंग भी तो नुमाया है, उसकी रिस्पेक्ट करना हम बखूबी जानते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मुल्क भर में मुकीम हिंदू बिरादरी को होली की मुबारकबाद दी है, हैप्पी होली कहा है। होली का त्यौहार हर साल मौसम बहार के आगाज़ पर मनाया जाता है और इस त्यौहार पर होली मनाने वाले अफराद एक दूसरे पर रंगों की बारिश करते हैं। इस त्यौहार को रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है। दुनिया के हर मुल्क में जहाँ पर भी हिंदू मज़हब के मानने वाले मौजूद हैं वहाँ ये रंगों का त्यौहार मनाया जा रहा है। बल्कि इवन अब तो मैंने देखा पाकिस्तानी भी बड़े उससे अच्छे तरीके से शामिल होते हैं, है ना। तो जनाब आगे बढ़ते हैं जनाब, और हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ उसी बात से करेंगे, यानी एक आम आदमी कौन है, कैसे वो इस्तेफादा हासिल कर सकता है उन सहूलियात से जो कि अब नए पाकिस्तान में से दी जाएगी। किराए के मकान में नहीं बल्कि अब अपने घर में आप रह सकेंगे और कर्ज जो है बड़ी ही आसान शराइत पर आपको मिलेगा। मजीद क्या क्या शराइत इसमें ऐड हुई हैं, कौन सी निकल गई हैं, क्या क्या तब्दीली आई है, इस पर आज हम एक प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। कर्ज के लिए बैंक हर तरह की सहूलत आपको फराहम करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर ने कल एक टेलीथॉन हमने देखा कि मुकर्रर की गई, उस नशस्त में उन्होंने बड़े वाज़ेह तरीके से बताया। टेलीथॉन में अवाम के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि बहुत आसान तरीका रखा गया है, अवाम इस स्कीम से फ़ायदा उठाए, अपना घर हासिल करें। आप लोगों को याद होगा कि जब इस स्कीम का ऐलान हुआ था तो हमने अपनी इसी प्लेटफॉर्म से बहुत सारे प्रोग्राम्स किए थे, आपको रिपोर्ट्स दिखाई थी पूरे मुल्क में प्रॉपर्टी की कीमत से मुतालिक जो रिपोर्ट हमने तैयार की थी उस पर सवाल उठाया था कि जो शराइत रखी गई हैं इससे कोई भी कैसे फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि शराइत सख्त थी, ये जो रकम मिल रही थी वो कम थी। यानी पहले कुछ मुश्किलात थी, जैसे जो टियर्स सामने आए थे कि क्या टियर्स हैं और कितने रकबे का घर, अपार्टमेंट या फ्लैट आप किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, उस कीमत में कहीं पर भी वो घर मौजूद नहीं था, अपार्टमेंट पॉसिबल नहीं था। हमने इस पर आवाज़ उठाई, सिर्फ हमने नहीं, मीडिया चैनल्स ने, बहुत से और लोगों ने इस पर आवाज़ उठाई कि इसको रिव्यू होना चाहिए, और अच्छी बात यह कि इसको रिव्यू किया गया, और जब ये रिव्यू हुआ तो इसको आसान किया गया। जब हम कहते हैं आसान किया गया तो इसका मतलब क्या है कि इमरान खान का जो ख्वाब था वो सच होना है, और इसके लिए अब ये रास्ते हमें नज़र आ रहे हैं। चूँकि ये बहुत अच्छी बात, ये बहुत खुशाइंद कदम था कि हर पाकिस्तानी का अपना घर हो। ज़रा सा इसको आसान कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल महक हो, मैं हूँ, आप हैं, वो तमाम अफराद जिनका अपना ज़ाती कोई घर नहीं है, हमारे नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और हम रहते हैं एक रेंट के मकान पर, और हम उसका रेंट फॉर इंस्टेंस देते हैं 35 से 40 हज़ार रुपये। तो आप सोचिए कि अगर आपका अपना घर इस तरीके से हो जाए कि आप रह भी उसमें रहे हों, और जो आपने रेंट की मद में पैसे देने होते हैं अपनी सैलरी से वही आप दे देंगे इंस्टॉलमेंट की मद में, तो कितना आसान हो जाएगा, चंद साल बाद वो घर आपका हो जाएगा। और इसमें सबसे अच्छी बात, सबसे प्यारी बात यह है कि इंटरेस्ट को बहुत कम रखा गया है। टियर 1 में तो उससे पहले 5 साल के लिए अब 3% कर दिया गया। 3% का मतलब ये है कि बिल्कुल पीनट्स है, ये बिल्कुल बहुत इजी हो गया। इसके साथ साथ जो पहले शराइत थी कि पुराना घर ना हो, फर्स्ट ट्रांसफ़र हो, अब वो तमाम पाबंदियां ख़त्म हो गई हैं। अब आप पुराना घर भी ले सकते हैं, फर्स्ट ट्रांसफ़र नहीं है तो भी ले सकते हैं। अब इस पर हम आगे चलकर ये ज़रूर गुफ्तगू करेंगे कि क्या कोई कैप लगाई गई है सैलरी पर, क्योंकि उससे मुतालिक भी कहा जा रहा है कि उसको थोड़ा सा आसान किया गया है। तो लेट्स सी कि और कितनी आसानी है, लेकिन ये सेगमेंट सिर्फ आपके लिए, तो इसको अपनी बड़ी डिटेल से देखना। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें सवाल भेज भी सकते हैं नया दिन के पेज पर भी जाकर, क्योंकि इस पर समा टीवी ने कुछ ट्रांसमिशंस भी की हैं, समा डिजिटल ने भी इस पर काम किया, और बहुत से सवालात वहाँ पर भी आप लोगों के, हम ट्राई करेंगे कि आपके वो सवाल आज हम यहाँ पर उठा सकें कि किस तरीके से आप फैसिलिटेट हो सकते हैं। शराइत में जब हम नरमी की बात कर रहे हैं तो ऐसे में ये बात ज़रूर हम करेंगे कि अब किस तरह से चीज़ें बेहतर हुई हैं। शकील अहमद ने एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं, देन विल डिस्कस मोर अबाउट इट। अपना घर सबका ख्वाब महंगाई के इस दौर में मुतवस्सत या गरीब तबके के लिए ज़ाती मकान बनाना नामुमकिन नजर आता है। कोई कर्ज के लिए बैंक से रुजू करे तो शराइत इतनी सख्त कि पूरी करना मुश्किल। लेकिन ठहरिए, हुकूमत और स्टेट बैंक ने सस्ते मकानात की तामीर के लिए शराइत में नरमी कर दी है। नजरसानी शुदा स्कीम के तहत मकान की तामीर के लिए 3 कैटेगरीज के अलावा अब गरीब तरीन तबके के लिए एक नई कैटेगरी मुतारफ कराई गई। जीरो कैटेगरी के तहत 5 मरला घर के लिए 20 लाख रुपए तक का कर्ज मिल सकेगा। कर्जा माइक्रो फाइनेंस बैंकों के जरिए मिलेगा। कैटेगरी 1 के तहत भी 5 मरला मकान या 850 मुरब्बा फीट का अपार्टमेंट बनाया जा सकेगा। 35 लाख रुपए तक मालियत के घर के लिए 27 लाख रुपए कर्जे की हद बरकरार।
ताहम इस तबके के लिए कर्ज पर सूद की शरह कम कर दी गई है। पहले 5 साल के लिए 5% से कम करके 3% कर दिया गया। दूसरे 5 साल के लिए मार्कअप 7% के बजाय 5% मुकर्रर। कैटेगरी 2 में 5 मरला मकान और 1250 मुरब्बा फीट का अपार्टमेंट भी शामिल। कर्जे की हद 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 60 लाख रुपए यानी दुगना कर दी गई। कैटेगरी 3 के तहत 50 लाख के बजाय 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज लिया जा सकता है। कैटेगरी में 10 मरला तक के मकानात और 2000 मुरब्बा फीट तक के अपार्टमेंट शामिल। पहले 10 साल से कम अरसे के लिए कर्जा नहीं ले सकते थे, लेकिन अब किस्तों में आसानी के साथ मुद्दत बढ़ा दी गई। 5 साल से 20 साल तक का कर्जा लिया जा सकेगा। हुकूमत कम लागत मकानात के लिए मार्कअप पर 36 अरब रुपए की सब्सिडी भी देगी। रिपोर्ट आपने देखी। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं सीईओ मीज़ान बैंक इरफान सिद्दीकी साहब और डायरेक्टर जनरल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सीमा कामिल साहिबा। आप दोनों को वेलकम कहेंगे। गुड मॉर्निंग। सीमा साहिबा, स्टार्टिंग द कन्वर्सेशन फ्रॉम यू, थोड़ा प्लीज़ शेयर कीजिएगा कि बैंक से मुतालिक कहा जाता है कि सरकार को कर्जा देते हैं और कमाते हैं। इस स्कीम के बाद, अब थोड़ा रद्द-बदल के बाद, प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ये बैंक कर्जा देने में आगे हैं तो इसमें इस्लामिक बैंक आगे है या कन्वेंशनल बैंक आगे हैं, और जो भी आगे है उसकी वजह क्या है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने जैसे बताया, हमने बहुत आसानियां गवर्नमेंट ने पैदा की हैं और स्टेट बैंक ने इन्हें बैंकों को दिया है। और ये सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि ये जो आसानियां पैदा की गई हैं ये बैंकों की तरफ से ही आई थी। तो उन्हीं को, क्योंकि ज़रा मुश्किलात पेश आ रही थी, तो हमने उन्हीं की बातें सुन के हम हुकूमत के पास गए, नेफ्डा हुकूमत के पास गया और ये अप्रूव हुआ। तो बैंक्स का इसमें इंटरेस्ट है। ये मैं आपको बताती जाऊं कि इस्लामी बैंक जो हैं इस हाउसिंग फाइनेंस में आगे हैं, क्योंकि वो कुछ सालों से कर रहे हैं। ख़ास तौर पे आपको इरफान सिद्दीकी साहब बैठे हैं, वो आपको बताएंगे कि इस्लामी बैंक ये काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, तो ये ज़रा आगे भी हैं इसमें। और ये भी एक बात है कि इनको हुकूमत को पैसे देने में ज़रा सी मुश्किलात थी, क्योंकि उसमें एक इस्लामी तर्ज के जो होते हैं सकूक, वो नहीं कर सकते थे। मगर अब हमारी कोशिश है कि सब बैंक करें, बट ख़ास तौर पे इस्लामी बैंक, हमें उम्मीद है कि इसमें आगे आएंगे। इसमें यह भी एक बात है कि जो घर पे कर्जा लेना चाहते हैं वो काफ़ी ऑफन उनकी ये ख्वाहिश होती है कि इस्लामी तर्ज से लें, क्योंकि उसमें उन्हें थोड़ा सा दिल में चैन ज़्यादा आता है कि हम सही काम करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इरफान साहब, आपकी जानिब आती हूँ। यहाँ इन्वेस्टर हो या सियासतदान, पापड़ वाले, फलूदे वाले का अकाउंट इस्तेमाल करते हमें नज़र आता है। माजी में हमने इसकी मिसालें भी देखी और यकीनन बैंक्स का भी मुझे लगता है कि इसमें कोई ना कोई किरदार है, और शायद स्टेट बैंक का भी। कोई ऐसा तरीका है कि अब सही शख्स तक ये सहूलत पहुँचे, ये फ़ायदा पहुँचे, या फिर हम ये देखें कि बड़े पैसे वाले कहीं ये एक इन्वेस्टमेंट वेन्यू इसको ना बना लें, कहीं ना कहीं से घुमा फिरा कर ज़रूरतमंदों के लिए, जो कि वज़ीर आज़म एक प्रोजेक्ट लेकर आए, ज़रूरतमंद तकता रह जाए, पैसे वाला फिर बाजी ले जाए। राइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। इसमें इंशाल्लाह ताला इस मरतबा हमें पूरी उम्मीद है कि जो फलूदे वाला और पापड़ वाला है वो ज़रूर इससे खुद मुस्तफ़ीद होंगे, बनिस्बत ये कि कोई उनका नाम यूज़ करे। जब बैंक एक्चुअली एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, कर्जा प्रोवाइड करता है, तो वो हम ये ज़रूरी बनाते हैं कि हम एंड यूज़र को, एंड बोरोवर से मिले ज़रूर, बिकॉज भी साइन करना होता है, उनको इंटरव्यू भी देना होता है। तो वो इंशाल्लाह ताला इस स्कीम में मसला होने के चांसेस कम है, बिकॉज वो ID कार्ड और घर और वो सब चीज़ें इसमें आती हैं। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि इस तरह के इसमें मिसहैप्स नहीं होंगे। इक्का दुक्का कोई बीमारी हो तो वो ऑब्वियसली इसको तो आप कहीं भी रूल आउट नहीं कर सकती, लेकिन बाय एंड लार्ज इट विल गो टू द राइट पीपल इंशाल्लाह। राइट। सीमा साहिबा, इस तरह की स्कीम्स जब भी आई हैं सवाल ज़रूर उठे हैं, जैसे येलो कैब स्कीम आई, ये सही लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं, ये एक सवाल होता है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तानी घराने के लिए अफोर्डेबिलिटी की क्या डेफिनेशन है, और आपने क्या बैंक्स को कह तो दिया कि कर्जा दें, लेकिन लेने वाले के लिए मयार, उनकी जांच पड़ताल किस सतह की है? कहीं ये स्कीम येलो कैप स्कीम तो नहीं बन जाएगी, दिवालिया तो नहीं कर देगी बैंक्स को? नहीं जी, पहले तो अगर आप देखें तो बैंकों ने जो मॉर्गेज फाइनेंस है वो 1% ऑफ GDP से भी कम है। तो इनफैक्ट अगर आप देखें तो 0.5% हमारी जो माशियात है उसका हिस्सा है। तो ये उनको बैंकों का दिवालिया करने का, तो हम देखते हैं कोई दिवालिया इसका बैंक का नहीं होगा। ठीक है। फिर जो पुरानी स्कीम थी जिनकी आप बात कर रहे हैं,
उनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी। ये मैं ज़रूर खुशी से कहूँगी कि इस वक्त हुकूमत की तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं है कि किसको लोन दिया जाए, पर्चियों पे लोन नहीं दिया जाएगा। इसी वास्ते जो आखिर डिसीजन है वो बैंक की है, मगर हमने ये किया है कि हम इसे आसान से आसान तर्क करें। तो मैं एक आपके नाज़रीन से को कहना चाहूँगी कि वो खुद अपनी आमदनी को जानते हैं, ठीक है? तो अगर उनके घर की हाउस होल्ड इनकम अगर 40,000 है तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि उनको ज़ाहिर है बाकी और भी अखराजात होते हैं, तो 20,000 से ज़्यादा उनकी ये जो किस्त देनी है हर महीने उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि वो बाकी अपने अखराजात घर के हैं वो भी पूरे कर सकें। सो अगर आप ये देखें तो अगर आप फॉर एग्जांपल जो हमने नया टियर बनाया है माइक्रो फाइनेंस बैंक का, उसमें अगर 10 लाख का लोन लें और 20 साल की उसकी मुद्दत हो, तो उनको जो माहाना किस्त देनी पड़ेगी पहले 5 साल के लिए वो 6,600 रुपये होगी। तो इसके मुताबिक कोई 15,000 20,000 जिसकी तनख्वाह है या आमदनी है वो ये ले सकेगा। तो इसकी वजह से इसमें आसानी पैदा होगी। तो ये इसमें आमदनी की कोई हद नहीं है। अगर आप बैंक जाएं, आप जिस बैंक में अगर अकाउंट भी ना हो तो आप जाइए, ठीक है। आपको अपना CNIC लेके जाना है, 2 फोटोग्राफ्स लेके जानी है। अगर आप कहीं मुलाजमत करते हैं तो उसकी पे स्लिप होगी। अगर आप खुद कोई काम करते हैं तो उसके कुछ आप ऐसे करें कि जो आपके अखराजात हैं या आपका रेंट का रिसीट है या जो आप किराया दे रहे हैं या आपका अगर बिजली का बिल है, फ़ोन का बिल है, वो साथ ले जाएं। उसके बेसिस पे बैंक जो हैं वो एक ये मयार करेंगे कि आपको कितने का लोन मिल सकता है। अच्छा, फिर आपको भी पता होगा और बैंक को भी पता होगा। उसके बाद एक चीज़ ज़रा यहाँ पे ये भी समझा दें कि जैसे मेरे घर में जो मुलाजिम है, जो मेरे घर में चौकीदार है या ड्राइवर है, उसके पास सैलरी स्लिप नहीं है, वो कैसे कर्जा ले सकता है? वो अपने घर का बिल ले जाए, बिजली का या गैस का बिल ले जाए, उसको कर्जा मिल जाएगा, यानी वो डॉक्यूमेंटेशन उस तरह पूरे हो जाएंगे। एक चीज़ अगर कोई चाहे जहाँ पे वो मुलाजमत कर रहा है, घर में कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि कोई घर में खाना पकाता है या गाड़ी चलाता है, उसकी तनख्वाह 20-25 हज़ार होगी, ज़्यादा हो जाएगी तो 30 हज़ार होगी, तो आप भी अगर आप उस पर थोड़ा सा भरोसा करें तो आप एक लेटर पे लिख दें कि जी मैं इसे जानती हूँ, मैं इसको इतने साल से जानती हूँ, मैं इतनी इसको तनख्वाह देती हूँ। अगले साल के लिए अगर आप मुनासिब समझे तो आप एक पहले साल के लिए गारंटी भी दे सकते हैं, क्योंकि पहले साल में घर बन रहा होता है, उसके कागजात पूरे करने होते हैं घर के। तो अगर आप 1 साल के लिए वो गारंटी दे दें, जब वो घर के कागजात पूरे हो जाएंगे तो आपकी गारंटी वापस हो जाएगी। तो ये एक आसानी हम भी अपने जो पसमानदा तबके के लोग हैं हम सब मदद कर सकते हैं उनको घर लेने के लिए। सीमा साहिबा, ये जो आपने गारंटी वाली बात की, मैं चाह रहा हूँ कि अगर इसको आप इस तरह से एलेबोरेट कर दें कि जो शराइत पहले थी एक सैलरीड पर्सन के लिए, कौन कौन सी शराइत में अब नरमी और कमी हो गई है, कैप क्या है सैलरी की, इस पर अगर एलेबोरेट कर दें। इस पे सैलरी की कोई कैप नहीं है, जैसे मैंने कहा कुछ बैंक कर रहे हैं, हम उसका भी अंदाजा ले रहे हैं, कैप नहीं है। सिर्फ ये दिखाना पड़ता है कि आप वो जो बनती है, अब देखें वो जितनी महीने की किस्त बनती है वो देने के काबिल है। यानी सीमा साहिबा, मैं ये समझूं कि एक शख्स अगर वो ये ख्वाहिश रखता है कि उसका अपना घर हो तो वो पहले अपने डॉक्यूमेंट्स लेके किसी बैंक के पास जाए और उनसे एक बात कर ले कि उनकी नज़र में या उन डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए बता पाएँ कि आप इतना अहल हैं, इतना कर्ज लेने के अहल हैं, इस टियर में आप फॉल कर सकते हैं। ये दुरुस्त समझ रहा हूँ मैं? सही, जी बिल्कुल दुरुस्त समझ रहे हैं आप। और वो खुद भी सब जानते हैं अपने घर में कि मैं किराया कितना देता हूँ। लेकिन इसमें फिर ये बात आ जाएगी सीमा साहिबा कि कुछ मामला तो ऐसे भी है ना, जैसे कि टियर 1 में नेफ्टा के प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसका मतलब तो ये नहीं है कि पहले मैं एक प्रोजेक्ट के पास जाऊंगा, मैं देखूंगा मुझे लेना क्या है और उसके हिसाब से मैं। अच्छा, ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। टियर 1 नेफ्टा के प्रोडक्ट है, मगर अब पहले जो एक बहुत जरूरी बात है, पहले आप सिर्फ नया घर ले सकते थे या 1 साल पुराना घर ले सकते थे, उससे लोगों को बहुत मुश्किलात हो रही थी। तो अब वो अगर 1, 2, 5 साल पुराना घर या उनके पास अगर पहले जमीन है उस पर घर भी बना सकते हैं।
सही है, ठीक है। सिद्दीकी साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, आप कहिएगा, बैंक्स की कई शाखों में हम जाएं तो कोई ख़ास हमें मोटिवेशन नहीं मिल पाती, बेशतर में तो कोई अलहदा डेस्क या तजुर्बा का स्टाफ भी मौजूद नहीं होता। मैं खुद कई ब्रांच मैनेजर से बात जब करती हूँ तो उनके सर पर टारगेट्स की तलवार लटकी होती है, और साथ ही साथ ये कि एक नई तलवार अब ये आ गई है कि जनाब कहीं कर्जे फंस ना जाएं। अगर कर्जे फंस जाएं तो जो उनके ऊपर हैं, या अगर हम मिज़ान बैंक की बात करें तो इरफान साहब जो हैं वो हमारी छुट्टी करा देंगे। नहीं, देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मिज़ान बैंक के पिछले 20 साल में हमने टारगेट्स नहीं अचीव करने पे छुट्टी किसी की भी नहीं की है। ऑब्वियसली KPIs होते हैं, उससे उनका अप्रेजल्स में ज़रूर फ़र्क आते हैं। लेकिन जो एक मेजर फ़र्क जो सीमा साहिबा भी आपको बता रही थी कि ये स्कीम कुछ माह से चल रही थी, लेकिन उसमें कुछ शराइत ऐसी थी जो प्रैक्टिकली मुश्किल हो रही थी। लाइक घर नया होना चाहिए, घर की साइज क्या होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बैंक्स के मुशावरत के साथ वो सब चीज़ों को आयरन आउट कर दिया गया है। अब जो स्कीम अवेलेबल है आज, वो पिछली स्कीम से बहुत 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 ज़्यादा बेहतर है, और इस वजह से अब ट्रैक्शन भी बढ़ रहा है। तो अभी तक हो ये रहा था कि हम बैंक्स अपनी ब्रांचेस को पुश तो कर रहे थे, लेकिन चूंकि उसका ट्रैक्शन नहीं था तो एक वो डिसहार्टन भी हो रहे थे कि भाई लोग आते हैं, हम उनको दे नहीं पाते हैं। तो वो एक चिकन एंड एग सिचुएशन आ गई थी कि कर्जे लेने वाले आते थे तो उनको वो घर नहीं मिलता था, घर मिलता था तो ज्यादा कीमत का होता था, कीमत सही होती थी तो रकबा ज्यादा होता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब ये सब चीजें रिजॉल्व हो गई हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नाउ इट्स अ सेलेबल कमोडिटी। ओके, अब जो लोग आएंगे उनको घर भी मिल जाएंगे और हम कर्जा भी दे पाएंगे। तो ये जो चीजें जो थोड़ी सी आई वुड से कि एक लल में पड़ गई थी, वो अब एक वाइब्रेंसी में आएगी। सही। और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि अगले 1 साल में हमारे बैंकिंग सेक्टर पुट टुगेदर सारे बैंक्स मिलके कम से कम 10,000 यूनिट्स घरों के करेंगे, जो कि बहुत हाई क्वांटिटी है कंपेयर टू द प्रीवियस पास, और उसमें तकरीबन 50 to 60 बिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। नहीं इरफान और साहब, ऑब्वियसली वो जब होगा तो 10,000 यूनिट्स पूरे साल में? जी, दैट्स इनिशियली, अगर 10,000 यूनिट भी आप देखें तो वो 50 से 60 बिलियन रुपए बनते हैं। वो बहुत बड़ी कीमत है, हमें 10,000 लगता कम है नंबर। अच्छा। लेकिन एक इकोनॉमी को पहिया चलाने के लिए आई थिंक एक मोमेंटम क्रिएट होता है। अगर वो मोमेंटम क्रिएट हो गया तो आई थिंक वो जो चीज़ें हम चाह रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगी। आप 10,000 घर सोचें तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मतलब ट्रैक्शन बढ़े तो उसमें और भी चीज़ें आए इसमें। लेकिन इनिशियली अगर हम ये टारगेट भी लेके चलें जी जी, बहुत पैसा आएगा। ठीक है सीमा साहिबा, यू वांट टू ऐड? कथा कलामी कर रही हूं। प्लीज। आई वांट टू ऐड कि अभी तक इवन वो स्कीम जो बहुत ज्यादा जिसमें बहुत सारे शराइत थे और वो मुश्किलात पैदा कर रहे थे, उसमें भी 37 बिलियन की वर्थ की एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। 13,500 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। तो और इसमें बैंकों को हम ज्यादा प्रेशर भी कर रहे हैं, बट तकरीबन 10 बिलियन की 10 अरब की अमाउंट अप्रूव भी हो गया। अच्छा, तो वो था जब वो सारा सिस्टम और सारी बहुत ज़्यादा शराइत थी जो एक बहुत मुश्किलात पैदा कर रही थी। तो अब जो अप्रूव हो गया है उनके लिए भी आसानी होगी, अब वो बैंक उनको एक्चुअली पैसे दे सकेंगे। ठीक है। तो जहाँ मसले आते हैं वो टाइटल वगैरह वो वाले आते हैं, वो अभी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी कम करें। बट ये मैं बताना चाह रही हूँ कि 4,000 एप्लीकेशंस अब तक अप्रूव हो भी चुकी हैं। तो जो इरफान साहब कह रहे हैं वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, हम चाहेंगे कि इससे ज़्यादा भी हो। ठीक है। अच्छा, इसी से मैं ये कहूँगा सीमा साहबा कि मॉर्गेज जो है वो बैंक्स का सिर्फ 1% बनता है, कंज्यूमर लोन्स जो है वो आई गेस 16%, जबकि 40% है कार लोन। तो ये कैसे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि पहले ही कभी नहीं हुआ, तो अब कैसे हो पाएगा? क्योंकि आपने बैंक्स को 5% कर्जे जो है वो घर की मद में देने का पाबंद किया है, ये टारगेट आपने दिया है। अब आपने कहा कि कुछ तो टारगेट पूरा हुआ, लेकिन मैं इसको क्या समझूं कि टारगेट जो सेट किया था वो पूरा हुआ? इसके साथ ही ये भी अगर आप मुझे बता पाएंगे, फर्स्ट क्वार्टर इज ऑलमोस्ट डन। जी, ये टारगेट अब हम 2 क्वार्टर से चला रहे हैं। बट मैं ये वजाहत कर दूं कि ये जो 5% का टारगेट है, ये सिर्फ हाउसिंग नहीं है, हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन है। ओके, दोनों चीजें हैं। तो वो डेवलपर को, बिकॉज जाहिर है जब घर बनेंगे और कम कीमत के घर बनेंगे तो लोगों के लिए आसानी होगी। सो ये टारगेट जो है ये उसमें भी 40 बिलियन से ज्यादा पैसे बैंक दे चुके हैं।
अच्छा, इसमें सीमा साहब एक बात और, चूंकि इससे पहले माइक्रो फाइनेंस की आपने बात की, दैट्स अ न्यू टियर, यू हैव एडेड माइक्रो फाइनेंस बैंक्स को ऐड किया गया, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि माइक्रो फाइनेंस बैंक ज़ाहिर है इसलिए हैं कि वो गरीब तबके को ज़्यादा फैसिलिटेट कर पाते हैं, वो उनके इशूज़ को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन टियर 1 में जो फॉल करेगा उसको 3% और 5% का मार्कअप देना है, लेकिन जो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं उनको फर्स्ट 5 ईयर्स में 5%, अगले में 7%, यानी टियर 1 से ज्यादा देना है। हालांकि ये तो गरीब तबके के लिए है, लेकिन ये इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करेंगे। टियर 1 जो है ना, वो सिर्फ वो घर हैं जो नेफ्टा के बन रहे हैं, राइट? सो टियर 1 में आप खुद जमीन लेके घर नहीं बना सकते। ओके, ठीक है। टियर 1 इज नेफ्टा, वो बहुत बड़ी स्कीम्स हैं, जैसे एलडीए की है या कराची की एक स्कीम है, वो जब घर तैयार होंगे तब उसमें लोन दिए जाएंगे। जो माइक्रो फाइनेंस है, आप गांव में बना लें, आप जहां मर्जी बना लें, आपके पास अगर छोटी सी ज़मीन है या आपका घर उस पर कच्चा पक्का है, आप घर को बेहतर भी कर सकते हैं। मेरा तो पर्सनल व्यू ये है कि माइक्रो फाइनेंस में सबसे ज़्यादा बेहतरी आएगी, और ये आपको मालूम ही है कि माइक्रो फाइनेंस के जो अपने रेट होते हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं। वो 19, 20, 25% पे देते हैं। आप इसको ये 5% पे देंगे, और इसका जो फ़र्क है वो हुकूमत बर्दाश्त करेगी। ठीक है सिद्दीकी साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। देखा गया कि बैंक्स में ऊपरी सतह पर तो आगाही होती है, बता दिया जाता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसी होगी, वो चीज़ ऐसी होगी, लेकिन निचली सतह पर बहुत ज़्यादा मसाइल देखने में आते हैं जो कि आसानी से आपको समझ में नहीं आते हैं। तो इस चीज़ के लिए खुसूसन वो लोग जो कि देहात के हैं या कम आमदनी वाले तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी आगाही के लिए यकीनन अब हमें ये लगता है कि ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इस साइड पर क्यों तवज्जो नहीं देता बैंक? देखिए, इसमें बहुत तवज्जो दी गई है। इनफैक्ट स्टेट बैंक ने एक मिस्ट्री शॉपिंग स्कीम पूरी करी है, जिसके 3 मरहले हो चुके हैं, 3 मरतबा हुई हैं, वो अब शायद 4थी मरतबा भी होंगी। तो उसमें इंडिपेंडेंटली जाके वो मिस्ट्री शॉपिंग कर रहे हैं कि बैंक्स की आगाही कितनी है, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अब इस लेवल पे बैंक की आगाही आ गई कि लोगों को पता है कि क्या चीज़ है। एक्सेप्ट लाइक प्रीवियसली सेड कि पहले चूंकि उसका ट्रैक्शन स्कीम इतनी इफेक्टिव नहीं थी, तो ट्रैक्शन नहीं था, अब ट्रैक्शन आ रहा है, लोगों को समझ में आएगा। तो आई थिंक मैं आपके चैनल के तवज्जो से ये ज़रूर कहूँगा कि हम जितने लोग लो इनकम कैटेगरी में या लो कॉस्ट हाउसिंग लेना चाह रहे हैं, अब ज़रूर वो बैंक्स की ब्रांचेस जाएं। पाकिस्तान के हर बैंक में इसकी डील हो रही है, और वो सब इक्विप्ड हैं इसके लिए। पहले वो घर मौजूद नहीं थे जो 1 साल पुराने थे, तो अब वो मौजूद हैं। तो प्लीज़ ज़रूर वहाँ पर जाएं, आपको हर चीज़ मिलेगी, हर बैंक में मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी। और इंशाल्लाह ताला चूँकि हमारे भी टारगेट्स हैं, तो डाउन द लाइन वो ब्रांच के भी टारगेट्स हमने दिए हुए हैं, तो इसमें मुश्किलात होंगी नहीं। और अब आपने कल जो आपने शुरू में ही बात की कि कल जो टेलीथॉन हुआ था, आपको उसका सीरियसनेस इस तरह देखें कि उसमें नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट भी थे, और इवन प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया उस टेलीथॉन में। गवर्नर साहब मौजूद थे, नेफ्डा के चेयरमैन वाज देयर, स्टेट बैंक वाज देयर। तो हम सब एज अ कलेक्टिव टीम मेंबर्स, वी आर ऑल पार्ट ऑफ दैट सेम प्रोसेस। और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हम इस चीज़ को, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की स्कीम है, उसको कामयाब बनाएंगे। लेकिन लोग आए और परेशान ना हो कि भाई हमें नहीं मिलेगा। आप देखें, फॉर एग्जांपल, आप आजकल लोगों से पूछे भाई आपने वैक्सीनेशन करा लिए हैं, तो बेचारे शक व शुकूक में है कि भाई वैक्सीनेशन सही है नहीं सही है। यहाँ भी बैठ के अगर हम बैंक की ब्रांच के बाहर बैठ के सोचते रहें कि भाई बैंक में जाना है, जाएंगे तो मिलेगा नहीं मिलेगा, तो सेल्फ डिफीटिंग होगा। आए, आगे बढ़े, बैंक में जाएं। अगर कोई प्रॉब्लम आता है, स्टेट बैंक ने अपने 16 ऑफिसेज में कंप्लेंट सेंटर्स बनाई हैं, हमारे कंप्लेंट सेंटर्स हैं, वो आए, तजुर्बा करें, और आई कैन अश्योर यू कि उसमें वो तजुर्बा उनका अच्छा होगा, और इंशाल्लाह दिस विल गो फॉरवर्ड एंड क्रिएट दैट ट्रैक्शन जो हमें चाहिए। बिल्कुल सही है। सीमा साहिबा, मुझे प्लीज़ एक बात और बताइएगा, जो अभी आपने फिगर्स शेयर किए, अब तक किस सूबे में, किस शहर में कर्ज लेने का रुझान आपने ज़्यादा देखा है? गाँव में ज़्यादा देखा, देहाती इलाकों में ज़्यादा देखा, किस सूबे में ज़्यादा देखा? क्योंकि गवर्नमेंट का प्लान है दैट शोज़ के इस्लामाबाद, KP और पंजाब में शायद चीज़ें बेहतर होंगी। पंजाब में जी, पंजाब में कुछ बेहतर है और KPK में बेहतर है। और इसकी वजह यह है कि उन सूबों में ज़रा लैंड रिकॉर्ड और जो घर के कागजात होते हैं उसमें ज़रा आसानियाँ पैदा की गई हैं, क्योंकि जब बैंक लोन देगा तो वो ज़ाहिर है देखेगा कि कागजात सही हैं कि नहीं। उसमें भी अब हमने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक पोर्टल बना दिया है जिसमें बैंक
जाके इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि ये जो ज़मीन है या जो घर है वो असल में इसी के नाम पे है और ये सही है। तो उससे थोड़ी आसानी पैदा हुई है और हो रही है। डिमांड आपको पता है कि सिंध में भी बहुत है, कराची में बेहद डिमांड है, और अब ये क्योंकि आसानियां पैदा हो गई हैं तो इसके क्योंकि अब कराची में ज़ाहिर है दाम ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और लोग ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं करना चाहते, उनके लिए मुश्किल होता है क्योंकि उन्होंने जहाँ काम करना है और जहाँ उनकी रिहाइश है उसमें बहुत डिस्टेंस हो, तो फिर घंटों वो बसों में ही घूमते रहते हैं। तो अब क्योंकि वो अब उनके पास एक तो हमने अमाउंट का नहीं रखा। अब जैसे किसी के पास एक अपने आबा और अजदाद की जमीन है, अगर वो वैल्यू करें तो वो बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाता था, तो वो घर नहीं ले सकते थे। तो इस वास्ते अब वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी पे हमने कैप उठा दिया। ओके अच्छा, एक बात और बता दें सीमा साहिबा कि अब तक के हालात देखते हुए, आपने कहा 2 क्वार्टर्स के भी डाटा आपके सामने है, और जिस तरह आप कह रहे हैं पंजाब में चीज़ें बेहतर हैं, ये सब कुछ देखते हुए, हुकूमत की कोशिश देखते हुए, सब्सिडी का माहौल देखते हुए, अट्रैक्शंस देखते हुए, रिव्यू हो गया ये मामला, इसको देखते हुए व्हाट्स योर इनसाइट कि वो पाकिस्तानी जिसका अपना घर कभी नहीं था लेकिन ख्वाब था, उसका ये ख्वाब कब तक पूरा हो जाएगा? यानी तमाम वो पाकिस्तानी जो कि इस वक्त हमें सुन रहे हैं, जो घर लेने की ख्वाहिश रखते हैं, अभी जिस तरह इरफान साहब ने कहा 10,000 घर इस साल, आपकी नज़र में कितना और वक्त लगेगा, कितने और साल लगेंगे कि हर पाकिस्तानी का अपना घर होगा? हर पाकिस्तानी का अपना घर, मैं कहती हूँ कि कुछ साल लगेंगे। वो जो कोशिश करेंगे, जाएंगे और कंप्लेंट भी करेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे, उन्हें पहले मिलेगा। हमारा ये मकसद है कि आइंदा साल के दरमियान तक, यानी कि अगर फिस्कल ईयर देखें जून तक, हम चाहते हैं कि 75 अरब के घर हो जाए। ओके, ठीक है। इतनी ये सब्सिडी है, और हुकूमत ने ये कहा है कि अगर ये इस्तेमाल हो जाए तो हम और भी सब्सिडी देने को तैयार है। जबरदस्त। अब ये लोगों के ऊपर है कि वो जाएं, बिला खौफ जाएं और अपना घर लें। ये मैं कहूँ कि हर पाकिस्तानी घराने के पास अपना घर होगा तो उसमें काफी साल लगेंगे, मगर आप ये देखें ये जीरो से हम जा रहे हैं, जीरो से जा रहे हैं। जी अच्छा, सीमा साहिबा एक और चीज़ से मुतालिक ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा कि जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, इसकी जो फीस है वो हर बैंक एक जैसे ही ले रहा है, ये डिफरेंट बैंक पे मुनहसर है कि फलाना बैंक कितनी लेगा, दूसरा बैंक कितनी लेगा, या हुकूमत ने एक ही मुकर्रर की है? नहीं जी, ये बैंकों ने खुद मिलके इसको मुकर्रर किया, और ये बिल्कुल ही बहुत कम है, बल्कि ना होने के मुताबिक। लेकिन हमने ये सुना कि एक बैंक अगर 8,000 ले रहा है तो दूसरा बैंक उसके अगेंस्ट 2,500 रुपये ले रहा है, थोड़ा डिफरेंस आ रहा है सिर्फ प्रोसेसिंग के लिए। तो एक गरीब शख्स जो कि ये सोचता है कि मैं प्रोसेसिंग कराऊंगा, वो कहता है मेरे 8,000 भी ज़ाया हो जाएंगे। नहीं सही है, तो अगर उसको 8,000 दे रहे हैं तो पहले हमें कंप्लेंट करें, और उसके बाद फिर वो दूसरे बैंक चले जाएं। वो जरूरी है कि 8,000 के बैंक के पास जाएं। जहां अकाउंट है वो जरा आसान रहता है, अगर अकाउंट नहीं भी है तो आप चले जाएं। और आपने ये अच्छा पॉइंट आउट किया, ये हम चेक भी कर लेंगे कि लोग चार्ज क्या कर रहे हैं। इरफान साहब, अगर आप इस पर ऐड कर सकें, आपकी नज़र में भी ये ज़ाहिर बात होगी कि ऐसा है डिफरेंट बैंक्स चार्जिंग डिफरेंट अमाउंट फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ द एप्लीकेशन? जी, मेरी जो मालूमात है खुद की, वो तो ये कि हम कोई एप्लीकेशन पे चार्जेस नहीं ले रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे इतना ज़्यादा इंडस्ट्री का नहीं मालूम है। मिज़ान बैंक की हद तक हम कोई चार्जेस। ठीक है, एक बात और सिर्फ मिज़ान बैंक से मुताल्लिक, जो टोटल फिगर है उसमें मिज़ान बैंक, क्योंकि ज़ाहिर है इस्लामिक बैंकिंग भी है, कितने फ़ीसद आप लोग कर पाए हैं इसमें कंट्रीब्यूट अब तक, जितनी डाटा हमारे सामने आया है? इसमें जो स्टेट बैंक ने जो टारगेट्स दी थी हमें फर्स्ट क्वार्टर के, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे तकरीबन इंशाल्लाह हो ही जाएंगी क्वार्टर एंड तक, व्हिच इज अबाउट 7 or 8% ऑफ द टोटल इंडस्ट्री। तो उतना ही हमारा शेयर है डिपॉजिट। ठीक है, उसी हिसाब से हमारे। ठीक है सीमा, एक बात मुझे प्लीज और बताइएगा। मिज़ान बैंक ने जी बड़ा अच्छा अमाउंट किया, तकरीबन 4 बिलियन की एप्लीकेशंस उनके पास भी आ गई। ओके और सीमा साहब प्लीज़ ये बता दीजिएगा मुझे कि क्या ऐसा मामला है कि चूँकि ज़ाहिर है पूरे मुल्क के लिए कि ये प्रोजेक्ट है और ये फैसिलिटीज़ पूरे मुल्क के और हर शहरी के लिए हैं, तो क्या ऐसा है कि अच्छा इस शहर में, इस इलाके में इतना ही हम लोन देंगे और इस इलाके का लोन इतना होगा, ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं। इसमें इलाके की भी कोई पाबंदी नहीं है। ओके भी नहीं है कि कौन हो या क्या काम करता हो, ये भी नहीं है पाबंदी। सिर्फ ये बैंक को उन्होंने एतमाद देना है कि जितनी किस्त बन रही है वो देने के काबिल है। सही है। तो जाहिर है उसमें उनका भी फायदा है, जो दे रहा है किस्त उसको भी देना है कि मैंने किस्त तो देनी है, तो मेरी आमदनी होनी चाहिए। वो खुद
डिसाइड कर ले कि 5 साल का लेगा, 6 साल का। पहले हमने 10 साल मिनिमम रखा था, तो जो जैसे अगर 50-55 साल के थे वो नहीं ले सकते थे। सही है, क्योंकि वो जाहिर है 20 साल में उनकी उम्र ऐसी नहीं होगी कि वो ये कर्जा अदा कर सके। तो इस वास्ते ये एक सहूलत पैदा की। अच्छा सीमा साहबा, ये भी बताएगा, कल जब हम वो ट्रांसमिशन देख रहे थे, टेलीथॉन ट्रांसमिशन थी, उसमें लोगों ने ये भी सवाल किया, लेकिन कोई मुनासिब, मेरी नज़र में कोई मुनासिब जवाब नहीं मिल सका कि अगर कोई घर लेता है लेकिन उसको कमर्शियल करने की तरफ जाता है, या फिर दूसरा पहलू ये है कि जैसे मैंने एक घर ले लिया 20 साल के लिए, लेकिन दरमियान में मैं वो घर सेल कर देती हूँ, क्या मुझे इस चीज़ की बैंक इजाज़त देगा कि वो मैं घर सेल कर दूँ, जिसे मैं सेल करी हूँ, बाकी किस्तें या जो भी मद में देना है वो शख्स अदा करे? जी, ऐसे हो सकता, 5 साल तक आप इसकी सेल नहीं कर सकते, उसके बाद आप कर सकते हैं। उस वक़्त जो ये होगा कि जिसको आप सेल करेंगे, या वो मॉर्गेज ट्रांसफ़र होगी या उसको सेटल करके वो शख्स नई मॉर्गेज ले लेगा, बट 5 साल तक आप सेल नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि कमर्शियल नहीं, ये लोगों के रहने के लिए, घरों के लिए है, तो कमर्शियल के लिए ये अभी अवेलेबल नहीं है। ये अगर फायदामंद हुआ और आगे चल गया तो उसमें भी हम देख सकते हैं, बट अभी वो मेरा ख्याल है किसी शख्स ने सवाल किया था कि नीचे दुकान होगी, ऊपर मैं अपना घर बना लूंगा। जी, तो वो उसकी अभी परमिशन नहीं है, क्योंकि ये पैसे अपने घर बनाने के लिए हैं। ठीक है, सीमा कामिल साहिबा हमारे साथ मौजूद थे, इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बेहद शुक्रिया आप दोनों का। और यकीनन जो लोग हमें देख रहे हैं और उनके जहनों में अब जो सवाल होंगे वो बड़े उन्हें वाज़ेह तौर पर इसके जवाब मिल चुके होंगे। तो करना उन्होंने ये है कि सेगमेंट तो भैया आपने देख लिया, बैंक जाइए और प्रोसेस करवाइए। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। हमारे नुमाइंदे जुल्फिकार अली ने की गांचे की शाही सवारी, आपको दिखाते हैं। शॉर्टकट ने ऐसी सहूलत दे डाली कि कहलाने लगा शाही सवारी। जी हाँ, गिलगित के जिले गांचे के लोग इसे ही अपनी शाही सवारी कहते हैं, जिसका नाम है ज़ख। और शाही सवारी क्यों ना कहें, 14 किलोमीटर घूमकर जाने का फासला समेटकर सिर्फ 4 किलोमीटर जो कर देता है। जब कभी तेज़ हवा चलती है तो हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और हम बड़ी मुश्किल से अपने मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। रोज़ाना हम यहाँ इस ज़ख के ज़रिए स्कूल आते जाते हैं, यही हमारा ज़रिया है स्कूल आने जाने के लिए। टायर की ट्यूब्स, उस पर लंबे लंबे बांस और बन गई सवारी खास। अब इसे चलाने के लिए डंडे लगाए दरिया के दोनों किनारे, जिसे खींचते हैं रस्सी के सहारे। जब आते हैं वहाँ सब बैठ जाते हैं और यहाँ हम इसको, एक बंदा इधर ड्राइवर है और मैं ड्राइवर की हैसियत से इसको चलाते हैं, और जितने बच्चे, जितने भी आदमी हैं ये सब वहाँ पे बैठ के चलाते हैं। इस सवारी पर 8 लोग बड़े आराम से खूबसूरत नज़ारों के दरमियान श्योक दरिया पार कर लेते हैं। तो जनाब और भी बहुत सारी बातें करेंगे आपसे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में आमदन से ज़ायद असासे बनाने से मुतालिक केस की समाअत हुई है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान को नैब से क्लीन चिट मिल गई है। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मंजूर वसान के खिलाफ इंक्वायरी ख़त्म कर रहे हैं, नैब हेडक्वार्टर से जवाब आने तक मोहलत दी जाए। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे इरफानुल हक से। इरफान, डिटेल्स शेयर कीजिएगा। देखिए, पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हुई हैं नैब की जानिब से। कुछ अर्सा कबल हमने देखा कि जो सूबाई वजीर हैं पीपल्स पार्टी के सिंध के जयपुर कालपुर, उनके खिलाफ जो नैब इंक्वायरी थी वो भी ख़त्म हुई, अदालत को बताया गया था। और अब चंद रोज़ कबल पीपल्स पार्टी के MNA हैं मोहम्मद बख्श मेहर, उनके खिलाफ भी नैब इंक्वायरी ख़त्म कर दी गई है। अदालत को बताया गया मंजूर वसान से मुतल्लिक नैब की जानिब से कि उनकी भी जो नैब आमदन से ज़ायद असासे बनाने की इंक्वायरी कर रहा था वो ख़त्म की जा रही है और मामला मंजूरी के लिए हेडक्वार्टर अरसाल कर दिया गया है। ताहम जवाब हेडक्वार्टर से आने के बाद ही हतमी तौर पर इस इंक्वायरी को बंद कर दिया जाएगा। अदालत ने आइंदा समाअत तक मंजूर वसान की अबूरी जमानत में भी तौसीक कर दी है और नैब प्रोसिक्यूटर से हिदायत की है कि आइंदा समाअत पर इस हवाले से तफसील बताएंगे। शुक्रिया इरफान, आपने अपडेट किया।
कोविड की क्या सिचुएशन है इस वक्त मुल्क भर में, उसकी बात करते हैं। कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू है। कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर हॉस्पिटल्स भर गए हैं। गुजरात हो, गुजरांवाला हो, लाहौर हो या दीगर कई इलाके, दीगर कई शहर, यहां पर हालात बेकाबू होते चले जा रहे हैं। इसके बरअक्स कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां हालात काबू में हैं, जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, यहाँ हालात खासे बेहतर हैं। और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां से मुतालिक हमें मालूम नहीं है कि वहां पर इन एक्चुअल है क्या, जैसे कि कराची। यहाँ पर मामलात क्या हैं, इससे मुतालिक इबहाम बरकरार है। कुछ ये कहते हैं कि शायद हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम लोग चले गए हैं। पहली और दूसरी लहर में कोरोना हुआ था, एसिम्प्टोमेटिक केसेस थे और इसलिए कराची में अब शरह जो है वो मस्बत केसेस की वो 4% से भी कम आती है। लेकिन पूरे मुल्क की अगर बात करें कि वहाँ पर क्या है सिचुएशन, तो ओवरऑल सिचुएशन ख़राब है, बेकाबू होती चली जा रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि शायद सख्त और मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। NCOC का आज अहम इजलास होगा, उसमें कुछ मजीद फैसले किए जाएंगे। स्पेशली लाहौर से मुताल्लिक ये सजेस्ट किया जाएगा कि वहाँ पर हो जाए मुकम्मल लॉकडाउन, क्योंकि लाहौर में ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। 4 बड़े लाहौर के अस्पताल जहाँ पर अब वेंटिलेटर्स मौजूद नहीं है, कोई वेंटिलेटर ऐसा नहीं है जो कि खाली हो, यानी खुदा ना खास्ता अगर किसी शख्स को वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है तो उसने अपना इंतज़ाम अपने तौर पर करना है। बार बार एक ही बात हम आपसे अपने प्रोग्राम के आगाज़ में और अख्ताम में कहते रहे कि एहतियात कीजिए, मास्क पहने, लेकिन मुझे लगता है लाहौरियों ने शायद इस बात को ज़रा लाइट ले लिया और इस वक्त जो लाहौर की सूरत हाल है उस पर हम ये कहें कि पूरे पाकिस्तान में कोविड-19 के केसेस एक जानिब और लाहौर में जो केसेस हैं वो एक जानिब तो गलत नहीं होगा। इससे लाहौर के बेशतर इलाकों को मुकम्मल तौर पर बंद करने की तजवीज़ आज सामने आएगी। अब देखना ये कि NCOC जो है वो इस हवाले से क्या इकदाम उठाता है। मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 11.20 रही है और जनाब लाहौर हो जाए, मुल्तान हो जाए, फैसलाबाद हो जाए, कोई भी शहर हो जाए, वहाँ पर हमने देखा कि अवाम का रवैया जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसा नॉन सीरियस सा, क्योंकि आप 4,500 केसेस अगर पर डे रिपोर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब है हम पीक की जानिब बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में हमें संजीदा होना होगा, हमें अपने रवैये को बदलना होगा, हमें एहतियात करनी होगी, ये सोचे बगैर कि अगर हमें कोविड हो भी गया था तब भी हमें एहतियात करने क्योंकि हमसे भी कोविड किसी और को लग सकता है, हमारे घर वालों को, हमारे प्यारों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे बच्चों को, किसी को भी ये कोविड हो सकता है और उसकी वजह से किसी और तक ये पहुंच सकता है। जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट वायरस हो सकता है और इसलिए हम लोग बार बार ये बात करते हैं कि एहतियात कीजिए और इस वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। एहतियात नहीं हो रही, SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा, हुकूमत ज़ोर दे रही है, इदारे इस पर बात कर रहे हैं, हम मीडिया चैनल्स पर बात कर रहे हैं, लेकिन आवाम एहतियात नहीं कर रहे। मस्बत केसेस की शरह इसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है। अस्पतालों में मुतासर मरीजों की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है। लाहौर में कोविड की पॉजिटिविटी रेशो 23% तक पहुंच गई है। अगर 100 टेस्ट होते हैं 23 पॉजिटिव आते हैं। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन लाहौर की हो चुकी है। और अगर हम बात करें सनती शहर फैसलाबाद की, तो वहां पर मस्बत केसेस की शरह 20% तक पहुंच गया। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों में गए, मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने अवामी रवैये क्या थे वो उन्होंने देखे, रिपोर्ट तैयार की है, वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले रुख करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का। कोरोना की तीसरी लहर तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। हुकूमत ने कई अजला में शादी ब्याह समेत सकाफती और समाजी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। वबा पर काबू पाने के लिए अवाम से ताउन की अपील भी की गई है। में शहरी मास्क और समाजी फासले जैसे बुनियादी एहतियातों का कितना ख्याल रख रहे हैं, आइए देखते हैं। कोरोना के बारे में क्या जानती हैं? कोरोना के बारे में ये जान रही हूँ कि बेटा एहतियात बेहतर है, सबसे अपना ख्याल रखें, दूसरों को भी बोले कि अपना ख्याल रखें। कहाँ पे सुनिए ये बात? बस आप लोग ही बताते हैं ना, आपकी बातों से सुन के तो अमल करना चाहिए ना। आपका मास्क किधर है? मेरा मास्क बेटा, मेरा सांस घूमता है तो मैंने पर्स में रखा, लगाती हूँ मैं, जिधर जरूरी समझती हूँ मैं लगा रही हूँ। मास्क किधर है? आपने तो बच्चा भी उठाया हुआ है, बच्चा भी उठाया हुआ है, तो क्या है, किधर है मास्क? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी से आया हूँ, लेकिन वहाँ पे बहुत पाबंदी है कोरोना की, लेकिन मैं चक्कर लगाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। अभी यहाँ पे जब देख रहा हूँ माशाल्लाह कोरोना की यहाँ पे कोई फिक्र नहीं कर रहा है। आपने मास्क नहीं पहना, आपका मास्क किधर है? मास्क हमने लिया हुआ है, लेकिन जब दुकान में चलते हैं तो दुकान में हम मास्क पहनते हैं, लेकिन बाहर आता है तो बाहर आज़ाद है और मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं होता है। अफवाह और कुछ नहीं है, या कोई और पॉलिसी होगा। हुकूमत को इससे क्या फायदा होगा, आपको क्या समझ में आता है? शायद
बाहर मुल्कों से कोई पैसा आता होगा इसलिए। मास्क है पास रखा हुआ या मास्क है ही नहीं पास रखा है? तो है, लेकिन जब कोई आता है तो लगा लेता हूँ, वरना नहीं। सिचुएशन खराब हो रही है और बस यही कि हम लोगों को सोशल इंटरेक्शन थोड़ी कम करनी है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं असल में अभी घर से आ रहा हूँ और मेरा कोई इंटेंशन नहीं था इतना कि मैं इस टाइम मार्केट में आऊँगा। कोरोना क्या है? मैंने तो देखा भी नहीं है अभी तक कि कोरोना क्या चीज़ है। अभी किधर है मास्क? ठीक होते हैं तो पहनते, वैसे नहीं पहनते, तंग होते हैं, ये खानों को दर्द हो जाता है। आपका मास्क किधर है? जी घर पे। आप बाहर हो और मास्क घर पे क्या कर रहे हैं? तो पीस क्या है? मैं तो कह रही हूँ ये सब झूठ है, ये कोरोना वायरस कुछ भी नहीं है। ये जो है ना आवाम को ऐसे मतलब बहकाने के लिए लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका मास्क किधर है? घर छोड़ा है हो या लिया ही नहीं है? नहीं, घर छोड़ा है। मैं एहतियात करनी चाहिए लेकिन मैंने अभी मास्क नहीं पहना हुआ। अगर हम सब यही बहाना बनाएं कि याद नहीं रहा तो फिर तो केसेस बढ़ नहीं जाएंगे। चलिए आप पहनेंगे मास्क। इस कदर संगीन सूरत हाल में शहरियों की जानिब से जिम्मेदारी का एहसास कम ही दिखाई देता है। वबा पर काबू पाने के लिए हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। इस्लामाबाद की सूरत हाल हमने जानी, अब हम चलेंगे लाहौर और आयशा से जानेंगे लाहौर की सूरत हाल। जी आयशा। जी शुक्रिया अरहम, आपने हमें इस्लामाबाद की सूरत हाल से आगाह किया। अब मैं आपको लाहौर की पोजीशन भी बताती हूँ कि यहाँ भी कोरोना के बढ़ते हुए केसेस जो हैं वो खतरे की घंटी बजा रहे हैं। इसके बावजूद लोग जो हैं वो घरों से बाहर भी निकल रहे हैं और SOPs पर कितना अमल दरामद कर रहे हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। कोरोना जाहिर है एक वायरस है, सबको बचना चाहिए इससे। हम तो इसलिए निकले हैं कि देखें कि बाहर क्या हो रहा है इस टाइम। ये भी तो देखना जरूरी है ना, ये भी आपकी जिंदगी का हिस्सा है कि बाहर क्या हो रहा है। टीवी तो सब कुछ दिखा रहा है कि ये बंद है वो बंद है, लेकिन बाहर निकल के अवेयरनेस आपको होती है कि आपने क्या करना है, अगला मरहला आपके लिए क्या है। मुझे अल्लाह से बाजी डर लगता है, कोरोना से नहीं लगता। फासला यही होता है कि एक दूसरे से दूर रहे, थोड़ा सा मास्क पहने। मैंने मास्क तब से नहीं लगाया जब से कोरोना आया। मैंने तभी नहीं लगाया जब से कोरोना आया। मास्क अभी भी नहीं पहना, मैंने रखा ही नहीं है। मास्क पहनने से क्या हो जाएगा? कोरोना वायरस से बचाव का वाहिद हल SOPs पर अमल दरामद करना है। लोगों की गैर संजीदगी कोरोना वायरस को खुलम खुला दावत आम दे रही है। अगर अब भी मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर और समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा जाता तो यकीन जानिए शहरियों का अल्लाह ही हाफिज है। मैंने लाहौर की आपको बिगड़ती सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। अब रुख करते हैं फैसलाबाद का। फैसलाबाद में कोरोना की शरह 20% तक जा पहुंची, मगर शाहराहों, मार्केट्स और बाजारों में आवाम का बेपना रश है। खरीदारी में मगन ये शहरी कोरोना SOPs का किस हद तक ध्यान रख रहे हैं, आइए खुद ही देखें। हाँ जी, बस ये मिस्टेक हुई है। मास्क हम पहन लेते हैं और रश वाकई बहुत ज़्यादा है और मास्क बहुत कम पहने हुए हैं यहाँ पे आवाम ने। यार बात ये है कि रश वहाँ पे है ना, यहाँ पे हम फासले पे बैठे हुए हैं ना। नहीं रखते SOPs का ख्याल रखते हैं। अभी थोड़ी देर हुई उतारा है, अभी फ्रेश होने हुए इसलिए। नहीं, ज़िंदगी तो अजीज़ है लेकिन मेरा मास्क तो गाड़ी में रखा हुआ है, अभी उतारा मैंने। लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए मास्क पहनना लाजमी है और पहनना भी चाहिए, और जितनी हम हिफाजत कर लेंगे उसमें अपना ही फ़ायदा है। मास्क पहनते हुए दिक्कत होती है, इस वजह से नहीं पहन रहे, लेकिन हमें पहनना चाहिए। मास्क बस मैं भूल गया था। फैसलाबाद की परेशान कुन सूरत हाल तो हमने आपको दिखा दी। अब मुल्तान का रुख कर लेते हैं, जहां पर राशिद हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। जी राशिद, मुल्तान की सूरत हाल से आगाह करिएगा। मुल्तान में भी इसी तरह की सूरत हाल है और मिला जुला रुझान देखने में आ रहा है। यहाँ इस वक्त हम हुसैना के बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ पर जो शहरी हैं समाजी फासले को नज़रअंदाज कर रहे हैं। शहरी कोरोना वायरस से क्यों नहीं डर रहे, आइए हम उन्हीं से खुद ही जानते हैं। और मास्क का क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे, आइए उन्हीं से ही जानते हैं। कोरोना वायरस से डर नहीं लगता? नहीं, कोरोना है तो सही, लेकिन डर लगता है, क्यों नहीं लगता। तो मास्क पहनना तो लाजमी है। हाँ, बस गर्मी होगी ना अंदर आके, फिर इसीलिए उतारे, मेरे पास है। अंकल जी, कोरोना के केसेस बढ़े हैं, मास्क आपने नहीं लगाया हुआ, क्या वजह? सांस लेने में दुश्वारी होती है। सांस लेने दुश्वारी होती है, मट्टी गर्दा जहाँ उठता है, यहाँ हम कम करते हैं। हम 2 मिनट बाद आँख को ये लगाते हैं, मगर हमें वो डिस्टर्ब करता है, इसलिए हम वो नहीं पाए। कोरोना से डर नहीं लगता? मार मेरे है जेब में भूल गया हूँ भाई जान, मेरी जेब में है, अभी मैं डालता हूँ आपके सामने। मास्क ये लगा लेते हैं। नहीं, ये मास्क का काम तो नहीं करता, उससे बढ़ के करता है। वायरस से मास्क नहीं पहना आपने? अल्लाह ही शफा देगा, अल्लाह ताला। कोरोना वाकई में जो है बस वो सबको मालूम है, अल्लाह ताला को मालूम है। लगाना चाहिए, बस गलती हो गई, जल्दी में निकले हैं ना।
जिसकी पैंट खरीदनी थी इसलिए। कोरोना से डर लगता है? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? मास्क नहीं पहना आपने? नहीं लगता डर, लगता ही नहीं है। क्या वजह मुझे? बस हमारी मर्जी, नहीं लगता डर मुझे। कोरोना वायरस से डर नहीं लगता आपको? कोरोना वायरस सिर्फ हफ्ता इतवार को आता है, बाकी दिनों नहीं आता ना, इसलिए। ये तो थी मुल्तान की सूरत हाल, जहाँ पर शहरी कोरोना वायरस से बेखबर हैं। कोरोना वायरस की वजह से जो मरीजों की तादाद है उनमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। मुल्तान में 485 अफराद कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 65 मरीज़ अब भी अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। लेकिन शहरी हैं कि बिला खौफ बाज़ारों में शॉपिंग करने में लगे हैं। अल्लाह पाक की करम फरमाए, लेकिन मुल्तान के जो शहरी हैं वो कोरोना को नज़रअंदाज कर रहे हैं। जी शुएब। तो जनाब एहतियात करें, या आपके लिए और आपसे जुड़े हुए लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। और प्लीज़ मास्क को मुंह पे लगाएं, थोड़ी पे या गालों पे ना लगा लें, कान से ना लटका लें। तो जनाब पंजाब की सूरत हाल हमने आपको दिखाई है, जबकि दूसरी जानिब अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध हुकूमत ने कोरोना फैलने के खदशे के पेश नज़र लाल शहबाज कलंदर का मज़ार बंद कर दिया है। सालाना तकरीबात मनसूख कर दी गई है। तमाम मज़ारात पर पाबंदी है। सिंध के दीगर तमाम मज़ारात की अगर बात करें तो 6 अप्रैल तक बंद रहेंगे। हमारे साथ सूबाई वज़ीर तैमूर तालपुर साहब मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। तैमूर साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग। कहिएगा, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि सिंध में केसेस कम हैं, क्या इसकी वजह मैं ये समझूं कि टेस्ट नहीं हो रहे, या केसेस वाकई कम हैं? क्योंकि दीगर सूबों में तो सूरत हाल बहुत बुरी है। अगर आप कंपेयर करें किसी भी सूबे से सिंध को, तो हमारी परफॉर्मेंस आउट क्लास रही है। स्पेशली कोविड के हालात जब से शुरू हुए, जब से ये ख़राबी आई। अब अगर आप टेस्टिंग की बात करते हैं तो यू हैव टू कंसिडर कि पंजाब की पॉपुलेशन सिंध से डबल है। हमारी लेस देन 50 मिलियन है और वहाँ की डबल है यहाँ से। तो इन हालात में हमारे पास एवरेज डेली 10,000 टेस्ट होते हैं और पंजाब में भी 10 से 11,000 होते हैं। हकीकतन हमारे पास अगर 10,000 टेस्ट रोज़ हो रहे हैं तो एटलीस्ट 20,000 टेस्ट पंजाब में हो रहे हैं। यानी कि इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है और हमसे सबसे लेस जो रेशो है, जो रेट्स हैं, वो सिंध से आ रहे हैं। इसकी काफ़ी वजूहात हैं। एक तो शुरू से जिस तरह से मुराद अली शाह साहब ने इस सिचुएशन को हैंडल किया, जब हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे थे कि घबराना नहीं है, नज़ला है, ज़ुकाम है, ठीक हो जाएगा, घूमो फिरो, अयाशी करो, उस वक्त मुराद अली शाह साहब हाथ बांध कर रिक्वेस्ट कर रहे थे सबसे कि मेहरबानी करके घरों में बैठो, SOPs फॉलो करो। तब मुराद अली शाह साहब का मजाक उड़ाया जा रहा था, पर कुछ वक्त में पता चल गया कि हम बाकी सबसे आगे थे। और उसके बाद सिर्फ दैट इज़ नॉट द रीज़न। द सेकेंड रीज़न इज़ कंटिन्यूसली हम लोगों की जिम्मेदारियाँ रखी हुई हैं। जो काम DCs और ACs बाकी सूबों में करते हैं, यहाँ पे वज़रा के कंधों पर भी मुराद अली शाह साहब ने वो जिम्मेदारियाँ रखी हैं। वी हैव टू गो ऑन रेगुलर विजिट्स टू इन कराची, इन हैदराबाद, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमें जाके देखना होता है। और बहुत दुख के साथ हमें कहीं दुकानें सील करनी पड़ती हैं, बड़े दुख के साथ हमें जाके उन लोगों को चालान करना पड़ता है, फ़ाइन करना पड़ता है। तो वी आर वर्किंग ऑन इट 24/7। अगर हम भी पंजाब की तरह और बोजदार साहब की तरह सो जाते जिस तरह वो सो गए थे और मुराद अली शाह साहब की तरह इसको कवर अप ना करते रहते ऑल थ्रू, तो हमारे पास भी खुदा न खास्ता ऐसे हालात हो सकते थे। अल्लाह का शुक्र है, वी आर डूइंग वेरी वेल। अल्लाह करे कि ऐसे ही रहे। आप कहते हैं आपने आउट क्लास परफॉर्म किया, आपने कहा कि चीज़ें बहुत बेहतर हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची यहाँ पर स्कूल्स बंद इसलिए करने पड़े सर क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिविटी रेशो 16% से भी ज़्यादा थी। इस पर किससे सवाल होगा, ये तो एक बात है, लेकिन मुझे बताएं सर कि अगर आप ये कह रहे हैं कि यू आर परफॉर्मिंग आउट क्लास, तो फिर मज़ारात क्यों बंद करने पड़े सर? ये नौबत क्यों आई? ये क्यों बंद करने पड़े? और अगर अब बंद करने पड़े मज़ारात, तो हम क्या समझें कि आने वाले स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, हॉल्स हों, मार्केट्स हों, ये बंद हो सकती हैं कि अगर यहाँ पॉजिटिविटी रेशो बढ़ जाता है? ऐसा कोई प्लान आप लोगों ने तैयार किया, या अब आप लोग चल रहे हैं, अब आप लोग कहते हैं कि घूमो फिरो? देखें, जहाँ तक बात है मज़ारों की, तो वो तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग हो सकती है, ना वहाँ पे SOPs का प्रॉपर्ली फॉलोअप हो रहा था। तो हमने टू बी ऑन द सेफ साइड हमने एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लिए हैं ताकि हमारे साथ भी वो ना हो जो पंजाब में या दूसरे सूबों में हो रहा है। इसलिए हम हिफाजती तदाबीर अभी से कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हालात ऐसे ही रहेंगे, पर खुदा न खास्ता अगर
हालात बिगड़ते हैं तो हमने बैकअप प्लान बनाया हुआ है। किस तरह से लॉकडाउन होगा वो सारी चीज़ें हमने कैबिनेट में डिस्कस की हुई हैं, पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस किस्म का प्लान इन एक्शन लाएं जिसमें लोगों के रोज़गार पर कम से कम फ़र्क पड़े, पर दिस इज़ ओनली अगर हालात इतने ख़राब होते हैं। वैसे भी अब NCOC का तो आ गया है एडवाइस के सारे पाकिस्तान में जितने भी शादी हॉल्स हैं वो बंद कर देने चाहिए 5 अप्रैल से। पता नहीं 5 अप्रैल का क्यों इंतज़ार कर रहे हैं, जो चीज़ इनको बहुत पहले करनी चाहिए थी। जब व्हेन द फिगर स्टार्टेड राइजिंग फ्रॉम 4 to 5 to 6 to 7 to 8 to 9 to 10%, उस वक्त इनको चाहिए था कि अपनी आंखें खुली रखते और उस वक्त ये प्रिकॉशंस लेते, तो आज ये दिन और ये मुसीबतें हमें नहीं देखनी पड़ती जब 150-200 बंदा जो है रोज़ वहाँ पर बैठा हुआ है वेंटिलेटर्स के ऊपर, हालत जिनकी ख़राब है। सबके लिए दुआगू हैं, पर आई थिंक पंजाब शुड हैव प्लेड अ बेटर रोल, द फेडरल गवर्नमेंट शुड आल्सो हैव प्लेड अ बेटर रोल, शायद हम इस मुसीबत से बच जाते। अच्छा तैमूर साहब, रमज़ान की भी आमद है। पिछले रमज़ान में हमने देखा कि मार्केटें बंद थीं, फिर हुआ ये कि SOPs और टाइमिंग रखते हुए मार्केट्स को खोल दिया गया। इस बार क्या प्लानिंग है? इंशाल्लाह ताला हम होपफुल हैं कि सूरत हाल ख़राब नहीं होगी, सूरत हाल ज़्यादा बुरी नहीं होगी, इसी तरह मेंटेन करेंगे। पर ऑफ कोर्स बहुत सख्ती से सिंध हुकूमत SOPs पे फॉलो कराएगी, और जो SOPs फॉलो नहीं करेंगे वो फ़ाइन भी होंगे, उनकी दुकानें बंद भी होंगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सिंध दूसरा पंजाब बने। जहाँ तक बात है बंद करने की, तो आई थिंक हम हो सकता है कि कुछ स्मार्ट टाइमिंग लगा लें जिस पे ना दुकानदारों को कोई तकलीफ़ हो, ना ही कस्टमर्स को कोई तकलीफ़ हो, काम चलता रहे। बट एज आई सेड SOPs पर सिंध हुकूमत बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तैमूर तालपुर साहब साथ मौजूद थे आप, और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। जो पॉइंट आपने रेज़ किया है कि 5 अप्रैल से तमाम हॉल्स बंद करने की बात जो NCOC ने की है, तो उस पर सवाल आपका भी दुरुस्त है कि वाई टू वेट फॉर 5 अप्रैल, वाई नॉट बिफोर दैट। कोरोना की शदीद लहर है, ये तीसरी वेव है, उसकी वजह से जो शहर जहाँ पर हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ पर 5 अप्रैल से शादियों समेत तमाम सियासी हों या सकाफती तकरीबात, इन पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ये बड़ा फैसला NCOC ने सुना दिया है। सूबों के दरमियान ट्रांसपोर्ट बंद होने का भी इम्कान है। पाबंदियों का इतलाक 8% से ज़्यादा फैलाव वाले अजला में होगा। आसिफ उमर साहब कहते हैं कि अवाम खतरे को समझें और निपटने के लिए हुकूमत से ताउन करें। अरहम खान की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते वार रोकने के लिए NCOC के मजीद सख्त फैसले। 5 अप्रैल से शादी ब्याह की तकरीबात हॉल्स के साथ खुले मकामात पर भी नहीं हो सकेंगी। सियासी, सकाफती, मजहबी और खेलों की तमाम सरगर्मियां भी मुअत्तल कर दी गयी। NCOC के मुताबिक नई पाबंदियों का इतलाक उन अजला में होगा जहाँ मुसलसल 3 दिन कोरोना के फैलाव की शरह 8% से ज्यादा रिकॉर्ड की गयी। सूरत हाल ज्यादा खतरनाक हो तो सूबाई इंतजामिया 5 अप्रैल से पहले ही पाबंदियां लगाने की मजाज होगी। असद उमर की ज़ेर सदारत सूबाई चीफ सेक्रेटरीज की बैठक में शदीद मुतासर इलाकों में लॉकडाउन बढ़ाने का भी फैसला हुआ। कहां कहां लॉकडाउन करना है, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर सूबों को हॉटस्पॉट एरियाज के नए नक्शे फराहम करेगा। इजलास में बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट में कमी के हवाले से भी गौर हुआ। तय पाया कि ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक हतमी फैसला सूबों की मुशावरत से किया जाएगा। सरबरा NCOC असद उमर ने ट्वीट में कहा कि अस्पतालों में शदीद मुतासरा मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने और वैक्सीनेशन के अहदाफ बर वक्त हासिल करने की हिदायत। आवाम से भी अपील की कि वबा पर काबू पाने के लिए हुकूमत का भरपूर साथ दिया जाए। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। तो जनाब एक और आज इजलास होगा NCOC का, उसमें भी कुछ फैसले होंगे। अभी एक ब्रेक लेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक बड़ी खबर शामिल करेंगे। नहर सुएज, यहाँ पर फंसे ताइवान के एवर गिवन नामी माल बरदार बहरी जहाज़ को निकाल लिया गया है, लेकिन अभी वाज़ेह नहीं किया गया कि तजारती रास्ता जहाज़ों की आमदरफ्त के लिए कब खोला जाएगा। सुएज कैनाल में बहरी जहाज़ फंसने से अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। दुनिया की अहम तजारती गुजरगाह बंद होने से यौमिया 9 अरब डॉलर की तजारत मुतासर हुई। तजारती नकलो हमल के नुकसान का तखमीना $400 मिलियन फी घंटा लगाया गया है। माल बरदार जहाज़ मंगल को नहर सुएज में फंस गया था, लेकिन क्या आपको मालूम है कि जहाज़ कैसे फंसा? क्योंकि अब तक की इतलात ये हैं कि 2 लाख टन वजनी और 400 मीटर लंबाई वाले इस बहरी जहाज़ के फंसने की वजह
तेज़ हवाएं और रेत का तूफान था, इतना भारी ये जहाज़, लेकिन वेव्स के आगे टिक ना सका। ये कुदरत है जो कि ज़ाहिर है सारी चीज़ों को, इस निज़ाम को चलाती है। लेकिन इसमें ये देखिए कि इतना वज़नी जहाज़ लेकिन वहाँ पर फंस गया, यानी जो वेव्स थी और जो तेज़ हवाएं थी उसकी वजह से फंस गई। ये कहा जा रहा है उसको निकालने के लिए फुल मून का इंतज़ार किया गया। फुल मून की वजह से टाइड्स बहुत बढ़ गई, उसकी वजह से हेल्प आउट हुआ और फिर ये जहाज़ यहाँ से थोड़ा सा निकला है। और देखें, जब हमने पहले भी ये शेयर की थी तो वो यही बात कर रहे थे कि हमें नहीं पता कि वजह क्या थी, और जब वजह सामने आई तो वो तेज़ हवाएं थी, यानी हवा इतनी तेज़ थी कि इतना भारी और इतना वज़नी जहाज़ जो कि हमने शायद कभी नहीं अपनी ज़िंदगी में चीज़ एक्सपीरियंस की। तो ये भी एक तरह से मौजज़ा ही है या कोई पैगाम है जनाब दुनिया के लिए। बहरहाल अब ये निकाल दिया गया है, लेकिन इसकी वजह से अरबों डॉलर का नुकसान भी हुआ है। और इसके साथ ही साथ जब हम नुकसानात की बात करते हैं तो जनाब कोरोना की वजह से भी बड़ा नुकसान हो रहा है। नुकसान नहीं हो रहा है कि ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि आ चुका है कोरोना। कोरोना के बाद हॉल भी बंद हो चुके हैं। कोरोना तो चले आ गया, पिछले साल से अब एहतियात हम कर रहे थे तो चीज़ें खुल गई थी, अब एहतियात नहीं कर रहे तो चीज़ें बंद हो गई हैं। अशफाक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, सदर लाहौर हॉल एसोसिएशन, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अशफाक साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। शादी हॉल्स को बंद किया जा रहा है 5 या गालिबन 6 अप्रैल से। कहिएगा, जो बुकिंग पहले से हुई हुई है या लोगों को किस तरह से मना किया जाएगा? बल्कि लोग तो तनकीद करें कि 6 या 5 अप्रैल का आप इंतज़ार क्यों करें, पहले बंद कर दिया जाए। क्या वजह है? SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा? आउटडोर जो चीज़ें हो रही थी उसमें भी ये चीज़ ज़्यादा वाज़ेह थी कि सोशल डिस्टेंस, या जो कह रहे थे कि शादी हॉल मालिकान जो हैं वो इसके ज़िम्मेदार होंगे अगर कुछ हो गया तो? सर कता कलामी की माज़रत, अभी गुफ्तगू का आगाज़ हमने से थोड़ा सा इशू भी आ रहा है चूँकि इस वक्त हमें डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा मुआविन खुसूसी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और अहम मामलात पर उनसे हमने गुफ्तगू करनी थी। इस वक्त लाहौर की क्या सिचुएशन है, पंजाब के क्या हालात हैं? जब पॉजिटिविटी रेशो इन लाहौर 23% हो जाए और पंजाब में 18% हो जाए, जब हॉल्स बंद करने की बातें हो रही हैं, जब डिस्ट्रिक्ट्स बंद करने की बातें हो रही हैं, तो ऐसे में क्या लाहौर या पूरा पंजाब, क्या वहाँ पर लॉकडाउन लग सकता है? इसी मामले पर बात करेंगे। आपका बेहद शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आप बताइएगा, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि बच्चों में भी कोरोना वायरस फैल रहा है। 12,000 बच्चे मुतासिर हो चुके हैं पंजाब के, और इसमें हम देखते हैं कि सिर्फ लाहौर में 5,301 बच्चों में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है अब तक। तो आपका क्या सोचा जा रहा है, कैसे निपटा जाएगा? क्या मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं, सोचा जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस चैलेंज की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, यकीनन एक बहुत बड़ा पूरी कौम के लिए एक चैलेंज है, और इस वबा को हमने इससे पहले भी शिकस्त दी थी, कर्टेल किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तीसरी लहर जो है वो पहली 2 लहरों से ज़्यादा शदीद रही और इसके विक्टिम्स भी पहले से ज़्यादा हुए, और इस वायरस ने अल्टीमेटली अपना एक ट्रेंड भी चेंज किया। जो आप बच्चों की निशानदेही कर रहे हैं, इससे पहले बच्चों के अंदर इस वायरस की मौजूदगी ना होने के बराबर थी, लेकिन इस वक्त जो ये शिद्दत, अनफॉर्चुनेटली वो बच्चे भी इस मुख्तलिफ वायरस का शिकार हो रहे हैं। अब पंजाब की सतह पे हमें जो चैलेंजेस हैं, यकीनन हमारे मेजर शहर जो है जिसमें मुल्तान है, गुजरांवाला है, लाहौर है और गुजरात है, ये सारे वो शहर हैं जो इस वक्त शदीद कोरोना की लपेट में है। और इधर जो हमारा ओवरऑल पंजाब के अंदर बढ़ता हुआ ये वायरस का तबाहकारियाँ और मुख्तलिफ अंदाज से वो डेरे डाले हुए हैं, उससे निपटने के लिए फिर स्ट्रेटजी भी हमें अग्रेसिव चाहिए। एक ऐसा प्लान ऑफ एक्शन जिसमें ना सिर्फ हम इस वायरस को स्प्रेड होने से रोकें, बल्कि ओवरऑल जो हमारी अग्रेसिव स्ट्रेटजी आप कह रही हैं, अग्रेसिव स्ट्रेटजी से मैं क्या समझूं? अक्रॉस द प्रोविंस मुकम्मल लॉकडाउन एज एन ऑप्शन? देखिए, अक्रॉस भी पंजाब नहीं, जो शहर इस वक्त उसकी जद में है, उनके हवाले से चीफ मिनिस्टर आज एक कंसल्टेशन सेशन कर रहे हैं और 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तमाम जो हतमी फैसले हैं उनका ऐलान करेंगे। और इसके अंदर ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन हतमी फैसला
तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, यानी ये एक ऑप्शन है कि जो शहर जो डिस्ट्रिक्ट जहां पर जो हॉटस्पॉट्स हैं वहां पे मुकम्मल लॉकडाउन लग सकता है। वो डिस्ट्रिक्ट कितने हो सकते हैं? कितने डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं आपा जहां पे इस वक्त हॉटस्पॉट्स हैं पंजाब के? देखिए 5 मेन शहर तो उसकी जद में है, लेकिन चूंकि अभी एनसीओसी की मीटिंग है 11:30 बजे जी जी, और उसके अंदर जो है हम एक वे फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं एनसीओसी में चीफ मिनिस्टर की क़यादत में, और तमाम स्टेक होल्डर्स वहाँ पे मौजूद होंगे और हम ये उनकी तरफ से रिकमेंडेशन है एनसीओसी की तरफ से कि आप इन शहरों को कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाएं। लेकिन देखना ये है कि जो हमारे उन शहरों के साथ जुड़े इकोनॉमिक इश्यूज हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, जो ओवरऑल आजकल लोगों को बेरोजगार करके घरों में बिठाना और उस लोड को बिल्कुल आपा, हमने कल देखा कि वज़ीर आज़म भी यही बात कर रहे थे कि हम इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं हैं कि हम लोगों को घर बिठा के पूरे पाकिस्तान को बंद करके किसी भी एक सूबे को बंद करके खाना दे सके। मुझे सिर्फ ये बताएगा कि आज शब बारात का भी वक्त है, आज शब बारात की भी रात होगी, बड़ी रात है। यकीनन हर मुसलमान ये दुआ करेगा कि इस कर्ब से निजात मिल जाए। शब बारात पर हमने देखा इज्तिमात होते हैं मज़ारात पर या फिर कब्रिस्तान में हाज़िरी दी जाती है, वहाँ पर भी इज्तिमात होते हैं। तो आज के हवाले से क्या कोई ख़ुसूसी प्लान भी है हुकूमत पंजाब का? बिल्कुल जी, इसमें हमें SOPs को फॉलो करना पड़ेगा, मसाजिद के हवाले से भी और ओवरऑल मज़ारात के हवाले से भी। तो भी 11:30 बजे वाली मीटिंग में हम ये देखेंगे कि हमने इनको कंप्लीट लॉकडाउन करना है या SOPs को फॉलो करके। ठीक है फिरदौस आशिक अवान साहिबा, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थी। आज 7 बजे अहम मीटिंग होगी जिसमें अहम और बड़े फैसले मुतवक्के हैं। इससे पहले हम बात लाहौर ही की कर रहे थे कि वहाँ पर जो हॉल्स को बंद करने की बात हो रही है 5 अप्रैल से, इससे मुताल्लिक एसोसिएशंस का मौक़िफ़ क्या है? अशफाक मलिक साहब चूँकि साथ मौजूद हैं। अशफाक साहब प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा जो NCOC की रिकमेंडेशंस हैं और जो हालात हैं जो कि हमें उस तरफ ले जा रहे हैं कि लॉकडाउन हो, और जो बता रहे हैं कि हॉल्स बंद, शादियाँ बंद, तकरीबात पर पाबंदी, आपका इसमें क्या मौक़िफ़ है? हमारा इसमें जी गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि हमें पिछले साल से 13 मार्च से बंद किया हुआ है और उसमें 2 माह के लिए हमें ओपन किया गया और फिर उसके बाद हमें बंद कर दिया गया। हमारी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि हम गवर्नमेंट के साथ मुकम्मल ताउन करने के लिए तैयार हैं। हमें पता है कि ये तीसरी वेव बहुत ख़तरनाक वेव है और इसमें बहुत सारी लोग इसमें इंजर हो रहे हैं, उसमें इस डिजीज़ का शिकार हो रहे हैं। हम गवर्नमेंट से मुकम्मल ताउन करने के लिए तैयार है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये लॉकडाउन जो गवर्नमेंट ने लगाया है इसको बराए मेहरबानी छोटी ईद के बाद से कंटिन्यू ना किया जाए। अगर इसको छोटी ईद के बाद भी आगे प्रलॉन्ग किया गया, जैसे पिछली दफ़ा 6 माह का लॉकडाउन लगा, तो हमारी इंडस्ट्री तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि हम ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं SOP पर अमल दरामद करते हुए 300 बंदे से ऊपर हम लोग फंक्शन नहीं कर सकते, नाम करते हैं और मुकम्मल SOPs को फॉलो कर रहे हैं। अगर इसके बावजूद हमें लॉकडाउन में ले जाया गया और इसको और ज़्यादा कंटिन्यू किया गया ईद के बाद भी, तो मेरे ख्याल में ये हमारे जो लोग हैं ये सारे बेरोज़गार हो जाएंगे। तकरीबन 14,000 शादी हाल हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। 14,000 हाल में से अगर हम 50 लोगों की भी स्टैंड लगाएं तो 7 लाख ख़ानदान बनते हैं जो कि इससे मुंसलिक हैं। ये 7 लाख ख़ानदान बेरोज़गार हो जाएंगे और इसके अलावा इससे डायरेक्टली जो रिलेटेड 50 इंडस्ट्रियाँ इससे बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड हैं, जो हमारे साथ बहुत सारे लोग एफिलेटेड हैं। उसमें बहुत सारे लोग, उसमें फोटोग्राफर्स हैं, उसमें पार्लर्स हैं, उसमें और छोटे-छोटे बहुत सारे लोग कि अगर कोई एक भी हॉल इस चीज़ की खिलाफ वर्जी करता है तो उस स्पेसिफिक हॉल को बंद कर दिया जाए उस वक्त तक जब तक उस एरिया को या उस जगह को मुकम्मल तौर पे या वाज़ेह तौर पे आप ये ना कह दें कि ये कोरोना फ्री है। आप इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं? हम इस चीज़ से बिल्कुल मुत्तफिक हैं। जो लोग कोरोना के SOPs पे अमल नहीं करते हैं, जो शादी हाल वाले कोरोना के SOPs पे अमल नहीं करते, उनको बिल्कुल बंद कर दिया जाए, उनको पर बहुत सख्त एक्शन भी सर कभी आपने खुद ये किया कि किसी इवेंट में, जैसे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी मल्टीपल वेंटिलेशन के साथ खोला था, जिनके पास क्वाइट मल्टीपल वेंटिलेशन हैं वो काम कर सकते हैं। वो बात ठीक सर, लेकिन मुझे सर ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ कि किसी शादी हॉल वाले ने शादी की तकरीब के दौरान कहा हो आकर कि आप लोग SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे, आप लोग या तो अमल दरामद करें या तो हम इसे अभी ही कैंसिल कर रहे हैं, क्या ये हुआ? सर हम जहाँ तक इसका ताल्लुक है, हमारे सारे शादी हाल वाले तमाम SOPs पे अमल दरामद करते हैं। मेरे ख्याल में उसके लिए हमने वहाँ पे सैनिटाइज़र रखे होते हैं, हमने वहाँ पे मास्क रखे होते हैं, हम लोगों को प्रॉपर सैनिटाइज़ करते हैं। हमारे जो अपने वेटर्स होते हैं वो प्रॉपर सैनिटाइज होते हैं, उन्होंने ग्लव्स पहने होते हैं और
ऐसा नहीं होता। हाँ, ड्यूरिंग दी फंक्शन ज़ाहिर है कि जब लोग आते हैं उसमें कोई हो सकता है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरे हमने उसके ऊपर SOP पर अमल दरामद करते हैं और हम उसमें 1% भी कोई लचक नहीं रखते। उसकी वजह यह है कि हमें पता है ये हमारे कारोबार का हिस्सा है और अब हमने इसे अपने कारोबार का हिस्सा बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है। आप लोगों की तरफ से पूरी कोशिश की जाती है कि SOPs को फॉलो कराया जाए। सर, लेकिन मुझे ये बताएं कि अब जब ये फैसले होते हैं, चूँकि ज़ाहिर है ये पहली बार तो नहीं हो रहा है इस तरह का फैसला, डिस्कशंस होती हैं, हालात बेकाबू होते हैं, मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। ऐसे में सर, जिन लोगों के इवेंट्स होते हैं, जिन लोगों ने बुकिंग कराई होती है, आपको एडवांस पे किया होता है, क्या उनकी तरफ से प्रेशर बेयर करना पड़ता है आप लोगों को? आप लोग बेयर करते हैं वो प्रेशर? बिल्कुल सर, हमें वो प्रेशर बेयर करते हैं, हमें उनके एडवांसेस आए होते हैं, वो हम उसमें जब वो उनके फंक्शन नहीं होते जी तो एडवांसेस डेफिनेटली उन्होंने वापस मांगने। वो जो प्रेशर वो एडवांसेस आप लेते हैं, वो प्रेशर एक्चुअली हम पे आता है कि हमने वो एडवांसेस जो लिए होते हैं हमने इस्तेमाल कर लिए होते हैं, हमारे बहुत सारी चीज़ों पर इस्तेमाल हो गए होते हैं। हमें वो एडवांसेस वापस करने की वजह से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बर्डन आ जाता है और हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त यार हैं जिनके हाल किराए पे या रेंट पे होते हैं जो वापस नहीं कर पाते और इससे ना सिर्फ क्लाइंट को परेशानी होती है बल्कि सबसे ज़्यादा बर्डन उन हालों वालों पे आता है जिनका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो गया है। और हमारी हुकूमत से ये अपील है कि वो इस लॉकडाउन को ईद के बाद प्रोलॉन्ग ना करें, ईद के बाद इसे कंटिन्यू ना करें। ठीक है, तो आप लोगों का इस्तेहसाल होगा। थैंक यू वेरी मच। मौजूद थे आप और इससे मुताल्लिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। हम सबको दुआ ये करनी है कि अल्लाह हमें इस वबा से निजात दिला। जब बात है दुआ की तो आज दुआ करनी है और बहुत ज़्यादा करनी है। शब बारात आज इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। अहले ईमान इस शब को रिज़्क़, सेहत, ज़िंदगी, मौत और खैर व शर के फ़ैसलों की रात कहते हैं। इसलिए अहले ईमान इस रात मग़फ़िरत और बख्शिश मांगते हैं और अल्लाह ताला से रहमत और फ़ज़ल की इल्तिजा करते हैं। बड़ी तादाद में लोग कब्रिस्तानों का रुख करते हैं, अपनी प्यारों की कब्रों पर फूल चढ़ाते हैं। इसके साथ साथ उनकी मग़फ़िरत के लिए फ़ातिह ख़ानी भी करते हैं। कोरोना वायरस की सूरत हाल के बाइस मसाजिद और दीगर बड़े इज्तिमात को महदूद किया जा रहा है। हमें इस वक्त दुआ के लिए और इस रात की अहमियत के लिए, इन घड़ियों की अहमियत को समझने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं अल्लामा ताहिर अशरफ़ी साहब। अल्लामा साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। अल्लामा साहब, आज कल के हालात, कोरोना की तीसरी लहर और ऐसे में जब हम देखते हैं कि प्यारों की कब्रों पर जाना, कब्रिस्तानों का रुख करना, इज्तिमात करना, थोड़ा सा रहनुमाई कीजिएगा कि इन हालात को समझते हुए लेकिन इस रात की, इन लम्हात की बरकतें समेटने के लिए क्या किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। गुजारिश ये है कि ये बिलाशुबा बड़ी बाबरकत रात है, लेकिन इस रात में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और असहाब रसूल और अहले बैत से हमें जो तालीमात मिलती हैं वो ये है कि इसमें इनफरादी आमाल, अपने घर में रह कर आमाल करना, इनफरादी आमाल करना, खुफिया आमाल करना, वो ज़्यादा बेहतर है इज्तिमाई आमाल से। और जहाँ तक कब्रिस्तान में जाने की बात है तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी हयात तय्यबा में एक मरतबा कब्रिस्तान गए इस रात में। यानी अगर कोई शख्स पूरी जिंदगी में इस रात में एक मरतबा कब्रिस्तान चला जाएगा तो वो सुन्नत अदा हो गई, या वो अमल जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके मुताबिक उसने कर लिया। ये जो हमारे यहाँ है कि हर साल जाना और फिर रस्ते ब्लॉक, और अब मौजूदा कोरोना के अय्याम में तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, तो लिहाजा ये जहन में रहना चाहिए कि अगर आप ज़िंदगी में एक मरतबा इस रात में कभी चले गए तो वो अमल पूरा हो गया। बाकी भी जाना चाहिए। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि साल की इस रात में तो हम कब्रिस्तान जाते हैं, बाकी पूरा साल नहीं जाते, अपने माँ बाप की कब्रों में नहीं जाते, अपने दोस्त अहबाब की, बहन भाइयों की। तो कब्रिस्तान तो जाते रहना चाहिए ताकि इस दुनिया की हकीकत मालूम हो कि ये दुनिया क्या है, क्योंकि कब्रिस्तान में बड़े बड़े रुआसा, उमरा, वज़रा, ओहदेदार जब वो कब्र की मिट्टी में चले गए तो इससे बहरहाल कब्रिस्तान में तो जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ मखसूस इस रात को कर लेना और हर साल कर लेना ये सुन्नत अमल के खिलाफ है। ये मुक़द्दस रात है। अल्लाह तबारक व तआला इस रात में अपने बंदों पे करम नवाजी फरमाते हैं, मुरादी करते हैं कि कोई है मुझसे मांगने वाला वो आ जाए, मैं उसे अता कर दूं।
कोई है रिस्क लेने वाला, कोई है मुश्किलों से निकलने के लिए मदद मांगने वाला। तो मैं ये सबको अर्ज करता हूँ कि मगरब की नमाज से लेकर अगले दिन मगरब तक रोज़ा नहीं है लाजिम इसमें। हमारे यहाँ कुछ लोग हर चीज़ को लाजिम करते हैं। लाजिम वही चीज़ है जो कुरान और सुन्नत से हमें मिले, वो चीज़ लाजिम नहीं है कि जो हमने खुद तैयार कर ली हो। जैसे बहुत सारे लोग जो है खाने वाने पकाते हैं और लाइटें लगाते हैं। भाई खाना आज के दौर में खाना पकाना, गुरबा को खिलाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज के दौर में अगर कोई शख्स उसकी जगह पैसे किसी गरीब को दे दे तो मुमकिन है उसे खाने से ज्यादा किसी और चीज की हाजत हो, तो उसका भी अजर मिलेगा। सदका करें, नवाफिल पढ़ें, कुरान करीम की तिलावत करें और खूब अपने अल्लाह से मांगे। लेकिन जिस तरह के अभी आपने भी कहा, जो हालात हैं इस वक्त कोरोना के और जो इस वबा के हालात हैं, इन हालात में जितना अपने आप को भी बचाएं, शरीयत इस्लामिया हुक्म देती है कि हम अपने आप को भी बचाएं और लोगों को भी बचाएं। शरीयत ये नहीं कहती है कि हम जो है अब खुद अपने आप को भी जो है वो तकलीफ में डालें और लोगों को भी तकलीफ में डालें। तो लिहाजा अपने आप को भी बचाइए, अपने घरों में खूब इबादत का एहतमाम कीजिए, अपने घरों के अंदर तिलावत कुरान, अपने घरों को भी मस्जिद बना लीजिए ना एक दिन के लिए, बल्कि हमेशा बननी चाहिए। अपने घरों के अंदर हमारे घरों से भी तो अल्लाह अकबर की सदा आनी चाहिए, हमारे घरों से भी तो तिलावत की सदा आनी चाहिए। और तैयारी कीजिए कि रमज़ान आने वाला है, अब अभी से हमें अपने आप को तैयार करना है। और फिर मैं ताजरों से भी और बाकी लोगों से भी, चूँकि आज की इस रात के हवाले से बाज़ रिवायात के मुताबिक बहुत सारे फैसले होने हैं, तो अगर बहुत सारे फैसले होने हैं तो मेरे भाइयों ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी छोड़ो, महंगाई छोड़ो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से तिजारत कर लो। और जो अल्लाह से तिजारत करेगा, अल्लाह ने तो कर्ज कहा है, अल्लाह को कर्ज की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने कर्ज कहा, मंज़िल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे। तो जो साहिबे सरवत लोग हैं, जो माशाअल्लाह अल्लाह ने जिनको फरावानी दी है, वो गुरबा पर एहसान करें। और एक और बात है कि आओ रंजिशें ख़त्म करें। आज मगरिब से पहले पहले हमारे यहाँ भाई भाई से नाराज़ है, बहन भाई से नाराज़ है, घरों में बेटा बाप से नाराज़ है, मसाइल हैं, पड़ोसी पड़ोसी से नाराज़ है। तो आओ आज फैसला करें कि हमने इन नाराज़गियों को ख़त्म करना है, हमने सिला रहमी करने वाले बनना है, कता रहमी करने वाले नहीं बनना है। और हमारी माँ सय्यदा तय्यबा ताहिरा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही आई और आप अपने घर तशरीफ लाए और आपने कहा इस तरह फरिश्ता आया है, तो उन्होंने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि आप तो सिला रहमी करने वाले हैं, अल्लाह आपको मुश्किल में नहीं डालेगा। यानी एक चीज सिला रहमी भी है जो आपस में खानदान के ताल्लुकात हैं, छोटी छोटी बातों पे हम नाराज होकर बैठ जाते हैं, उन नाराजगियों को दूर करें, उन इंसान को इंसान के साथ हुस्न सलूक की तरफ जाना होगा। कहा गया इरहम मन फिल अर्ज़ी यरहमुका मन फिस समा, तुम जमीन वालों पे रहम करो ताकि आसमान वाला तुम पे रहम करे। तो आज की इस रात के हवाले से मैं ये भी अर्ज करूंगा कि बजाय इसके कि हम जो है ऐसे काम करें जिससे अल्लाह नाराज हो, जैसे हमारे यहाँ पटाखे हैं और तो ये ना करें, ये चीजें जिससे इंसानों को तकलीफ होती है, उसकी बजाय वो चीजें करें। आपके मुलाजमीन हैं, अपने मुलाजमीन का ख्याल करें, अपने घर वालों का ख्याल करें, अपनी बीवी का, अपने बच्चों का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम ली अहली, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने अहल के लिए बेहतर है। तो अपनी औलाद का ख्याल कीजिए, अपनी बीवी का, अपने माँ बाप का, अपने बहन भाइयों इंसानियत का ख्याल करें। और ये बड़े आपने हर बात ही बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी कि इज्तिमा तो होता है, उसकी अहमियत है, लेकिन इनफरादियत की बात की आपने इन माहौल को समझते हुए। और ये बड़ी खूबसूरत बात आपकी मुझे लगी कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए। किसी ने अगर किसी से ज़्यादती की है तो आज की रात से पहले, मगरिब से पहले ज़रूर माफ़ी मांग लीजिए। और इंसानों का भी ये फ़र्ज़ है, हम सब का फ़र्ज़ है, जब कोई माफ़ी मांगे तो माफ़ कर दीजिए।
अल्लामा ताहिर अशरफी साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे और हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इबादत की रात तो है, ये खूबसूरत घड़ियाँ तो हैं और इन घड़ियों को समझने के लिए ये गुफ्तगू का हिस्सा बड़ा ज़रूरी था और इसलिए हम बात कर रहे हैं कि मोहब्बतें बांटनी हैं और प्यार बांटना है, ख़ताओं को भूल जाना है, रंजिशों को भुला देना है। चलिए जी, वक्त हो गया ख़त्म। आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।